राम राम सर, है ना? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आ चुके हैं एक नई सीरीज आई। ऊपर उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी और एक ही आशा करते हैं, अगर आपको आप सभी को इस सीरीज का ये पार्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए बंदे लोग, ताकि आपको आगे के अपडेट्स भी हमारे चैनल पर जल्द से जल्द मिलते रहें। और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी परेशानी के पहुंच जाए। मैं आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा और चलिए बढ़ते हैं आज की सीरीज के फर्स्ट पार्ट की तरफ। और एक वार्निंग पहले से देना चाहता हूँ कि जो भी हमारी मेरी इस पार्ट को देख रहा है, प्लीज़ हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करें। तो चलिए, हमारे सीरीज के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक पैलेस को दिखाया जाता है जिसका नाम ये टिंग पैलेस होता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जिन लोगों ने गुनाह किया होता है उन सभी की फैमिलीज को यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, कैद किया जाता है। तभी नेक्स्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी को बांध रही होती है और वो चिल्लाते चिल्लाते कह रही होती है और इतनी ज्यादा मेहनत कर रही होती है कि उसके पसीना भी छूट रहा होता है। क्या कर रही होती है वो तो आगे पता चलकर चलेगा। और तभी वो लड़की कह रही होती है हमें जल्द से जल्द इस बंदे को बांधना होगा जिससे पहले कि इसे होश आ जाए। अभी जब तक ये बेहोश है तब तक हमें इसे बांध लेना चाहिए, और अगर ये एम्प्रेस पैलेस में घुस गया तो हमारे पास दूसरा मौका नहीं मिलेगा इसके साथ करने के लिए। तभी दूसरी लड़की होती है वो ये सब देख रही होती है उस लड़की को बांधते हुए, तो वो उससे कहने लगती है सिस्टर। से पता चलता है कि ये लड़की है दूसरी वाली वह इसकी सिस्टर है, और वो उससे कहने लगती है सिस्टर जब ये बंदा जाग जाएगा तो क्या वह जोर जोर से चिल्लाएगा क्या? और ये लड़की का चेहरा टमाटर से लाल पड़ा हुआ था पूरा पूरा, और वो अपनी सिस्टर से पूछने लगती है क्या इसे हम प्रोस्टिट्यूशन की तरह काउंट कर सकते हैं क्या? अब हमें पता है कि इसका मतलब सबको तो पता ही होगा कि आखिरकार ये क्या कहना चाहती है, तो ज्यादा डीपली इसमें नहीं जाएंगे। जिस लड़के को वे लोग बांध रहे होते तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके यहाँ पे अपनी आंखें खोलता है, तो समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ चल क्या रहा है, और ये अचानक से तरह फोर्स क्यों महसूस हो रहा है इसको इसकी छाती पर। तभी नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो पीछे वाली लड़की होती है वो आगे वाली लड़की से पूछ रही होती है वही प्रोस्टिट्यूशन के बारे में। तभी उसकी सिस्टर होती है वो जवाब में ये कहती है कि हम ये काम करने के लिए इसको पे नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रोस्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं इस लड़के के साथ। और तो मैं एक बात बता दूं, ये टिंग पैलेस है, अगर ये चिल्ला भी लेता है तो यहाँ पर कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनने वाला और कोई भी सुनकर आएगा भी नहीं। तभी जो पीछे वाली लड़की होती है वो अपने कपड़े उतारना चालू कर देती है और उससे कहने लगती है सिस्टर मैं अभी भी वर्जिन हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मैंने ऐसा पहली बार कर रही हूँ, ऐसा मतलब कभी किया नहीं है लाइफ में। और इस समय पता चलता है कि इस लड़के के साथ ये दोनों के दोनों मिलकर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, और समझ गए कि क्या जबरदस्ती कर रहे हैं। तो हमारे लौंडे तो कति होशियार है, घर की लौंडे भरे पड़े हैं हमारे पर, और भाई दोनों की नजरों में ऐसा लगता है कि अभी जिंदा खा जाएंगे इसको। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको होश आता है और कहने लगता है आखिरकार मेरे साथ क्या चल रहा है। एकदम से सरप्राइज हो जाता है, शॉक हो जाता है, और उसे कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है इसके साथ। और जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखता है कि दो लड़कियां उसके ऊपर चढ़ बैठी हैं और ये करना क्या चाहती है मेरे साथ। और मन में सोचते चलाते उसे क्या लगता है क्या मैं मारा गया? अगर मैं मारा गया तो मैं यहाँ पर अचानक से कैसे आ गया? और जब हमारे हीरो को होश आता है तो दो लड़कियां उसके सामने बैठी होती है, उनमें से एक लड़की कहती है, उसकी बड़ी वाली सिस्टर कहती है शिट इस बंदे को तो होश आ चुका है, हमें इसे जल्दी जल्दी बेहोश करना होगा, जल्दी से अपना काम निपटा लो, जल्दी 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 जल्दी। तभी हमारे हीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है। तो वो कहने लगता है क्या मैं सच में रिबॉर्न हो गया? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, और ये दोनों के दोनों कौन है और मेरे साथ करना क्या चाहते हैं इतनी जल्दबाजी में, और मेरे कपड़े क्यों उतरे हैं भाई? तभी वहाँ पर उसे एक नोटिफिकेशन आता है सिस्टम का, तो हमें पता चलता है कि हमारे मेन हीरो को एक सिस्टम मिल चुका है, और सिस्टम का जो पहला मैसेज होता है उसमें लिखा होता है कि मोनार्च के तौर पर तुम्हें रूल करना होगा, इसलिए मोनार्च सिस्टम तुम्हें दिया जाता है और एक्टिवेट कर दिया जाता है। दूसरे पर वो सामने देखता है तो जो लड़कियां होती है वो ठरकी नजर से देख रही होती है जैसे अभी खा जाएंगे इसको, और वहाँ का समय एकदम से रुक जाता है और हमारे हीरो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा होता है, और टोटली सरप्राइज हो जाता है और इधर देखकर कहने लगते हैं कि आखिरकार ये लोग रुकना मूव करना बंद कैसे हो गया अचानक से, ये चल क्या रहा है? तभी पीछे से आवाज आती है क्योंकि मैंने इसे पॉज कर दिया है। तभी वहाँ पर हाई इंटेलिजेंस एआई वहाँ पर आ जाता है। तभी जो एआई होती है वो एक लड़की के फॉर्म में आती है, और छोटी सी लोली टाइप की जो लड़की होती है जो देखने में कभी बवाल लग रही होती है। अगर ये बवाल लग रही है तो गाइस लाइक एक बटन दबा रहा होगा उसे दबा दो, और उसे दबाने के बाद फील करो कि जैसे कि आपने कुछ और ही दबाया हो। तभी जो सिस्टम वहाँ पर आने के बाद उससे कहने लगते कि मैं अपने आप को सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मैं तुम्हारा सिस्टम हूँ और मेरा नाम जियाओलिंग है, और बात करें तुम्हारी तो तुम फॉर्मर डायनेस्टी के प्रिंस हो जो कि मरने के बाद दोबारा से रिबॉर्न हुआ है और जिसका नाम ली जिनजुआन है। यहाँ पर हमारा हीरो कभी शौक होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, और वो सिस्टम से पूछने लगता है कि आखिरकार मैं अपनी पिछली लाइफ में मारा कैसे गया? क्या ऐसा हो सकता है कि जो मेरी कंपनी राइवल कंपनीज थी उन्होंने मुझे मरवा दिया है, किसी के द्वारा असैसिनेट करवा दिया है क्या? तभी जो सिस्टम होती है वह उससे कहने लगती है जैसा तुम जो भी सोचने में लगे हुए हो ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है अभी उसके अनुसार जब तुम अपने घर पर सोने में लगे हुए थे तभी अचानक से तुम्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके कारण तुम्हारी राम राम सत्य हुई और तुम वहीं पर टपक गए थे। यही है हम जिसे कहते हैं अकेले मौत मरना, और तुम सोते सोते मर गए थे, इसलिए तुम्हारे पास किसी प्रकार की कोई मेमोरी नहीं है कि तुम मरे कैसे। भाई ऐसी भयानक मौत हद होती है यार, क्या ही बोलूं अब मैं। और हमारा हीरो इस बात को बिल्कुल भी
मान नहीं पा रहा होता है और उससे कहने लगता है सिस्टम से, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं तो एक नंबर का जीनियस था जिसने मल्टी बिलियनर कंपनीज को खोला है और मैं उन सभी कंपनीज का मालिक हूँ और मेरी लाइफ में हर मंथ एक हारिम स्कैन जरूर बनता है, यहाँ पर कई सारी लड़कियों के साथ मौज करता है। इससे पता चलता है कि ये बंदा तो कतई भाई टर्कियो टाइप का था, कतई मौज करता था बिल्कुल जी भर के। और वह सिस्टम से कहने लगता है, तुम कहना चाहती हो कि मैं एक लूजर की तरह मारा गया, तभी सिस्टम उसके पास आती है और उससे कहने लगती है तुम्हें इतना ज्यादा एग्रीटेड होने की जरूरत नहीं है, आखिरकार जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो कभी भी कहीं पर भी मारे जा सकते हैं, और तो और तुम इसलिए भी मारे गए क्योंकि तुम मुझसे मिल गए, यानी कि सिस्टम से, और तो और तुम कई लाखों लोगों में से चुने गए, करोड़ों लोगों में से चुने गए इकलौते ऐसे बंदे हो जैसे मुझे, मतलब मेरे सिस्टम के द्वारा चुना गया है। तुम्हें तो इस बात पर खुशी मनानी चाहिए। और वो अपने हाथों को, अपनी एक उंगली को जैसे कुछ छेड़ने में लगी हो हमारे हीरो को, उस पर हाथ फेरने लगती है और उससे कहने लगती है तुम्हें आखिरकार किस बात का दुख है, तुम्हारे पास मैं जो हूँ और तुम्हें मेरे द्वारा चुना गया है ताकि तुम एक मोनार्च के तौर पर रूल कर सको, यह मिशन मैं तुम्हें देती हूँ और तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे दिमाग में सारी सारी मेमोरीज डाल देती हूँ, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या चल रहा है इस दुनिया में और क्या करना है तुम्हें, और अभी तक तुम्हारे साथ इस बॉडी में क्या हुआ था, सारी की सारी मेमोरीज तुम्हारी मर्ज हो जाएंगी, आई मीन सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। तभी धीरे धीरे करके इसके जो फॉर्मर ओनर होता है उसकी सारी की सारी मेमोरीज इसके मेमोरीज में सिंक्रोनाइज होना चालू हो जाती है। और यहाँ पर बताया जाता है कि 100 साल पहले की बात है, पता नहीं कैसे मिस्टीरियस पावरफुल स्पिरिचुअल पावर इस दुनिया के अंदर आ गई थी और ये एक ऐसी पावर थी जिसे सिर्फ वुमन ही कल्टिवेट कर सकती है, जिसके कारण इस पूरी की पूरी दुनिया में वुमेन्स के अलावा जो भी मैन है वे इस स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसी समय से मैन एंड वुमेन की जो पोजीशन थी वो टोटली रिवर्स हो गई और जो अब इसे डायनेस्टी की जाने की या फिर इससे कोई एम्पायर को पूरी पूरी जो राज करता है वह एक एम्प्रेस है। और यहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं, सिविल वर्कर्स हैं, जो भी हैं, सरकारी वर्कर्स हैं, सभी के सभी वुमेन्स है, कोई भी मैन नहीं मिलने वाला। और यहाँ पर इस दुनिया में जितने भी मैन है उनकी हालत तो बस ऐसी हो गई है कि बस उन्हें कपड़े धोने हैं और घर बार संभालना है। और 10 साल पहले की बात है कि जो ग्रेट जनरल वू मेई थी, उन्होंने रिबेलियन आर्मी को तुम्हारे डायनेस्टी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था उस समय पर रिबेलियन आर्मी के तौर पर, और उस वक्त उन्होंने कैपिटल जंक्शन को अपने कब्जे में कर लिया था। और तो और इसने ली क्लैन के सारे डिसेंडेंट को सभी को मार दिया है और जितने भी मेल डिसेंडेंट थे सभी को उन्होंने कैद कर रखा है उस ट्यांग पैलेस में, ये टिंग पैलेस में, जो कि ऐसे लोगों के डिसेंडेंट से भरा हुआ है जिन्होंने जिसकी फैमिली ने कई सारे जुर्म किए हो। और तो और ली जिनसवान, यानी कि तुम अकेले ऐसे मेल डिसेंडेंट हो ली क्लैन के जो कि आखिरी बंदा बचा हुआ है। लेकिन ये टिंग पैलेस में बाकी के जितने भी फैमिली मेंबर्स रहा करते थे दूसरे फैमिलीज के, उनके द्वारा तुम्हें बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बुली किया जाता था। देखो इसका नाम थोड़ा बड़ा पड़ रहा है तो मैं जुन कह के बुलाऊंगा तो आप लोग समझ जाना। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जुन के साथ, जिनके कपड़े काफी ज्यादा फटे होते हैं। तभी वह लड़की उससे कहने लगती है कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया है कि जो ली फैमिली थी, जो ली क्लैन था, वह बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हुआ करते थे। आज से और अभी से मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। यहाँ पर ये लड़की जिनको प्रोटेक्ट करने की बात करने में लगी हुई है और बताया जाता है कि इस लड़की का नाम शेंगवान जुन है, शेंगवान लिंग है, सॉरी गाइस, और इसको हम लिंग कह के बुला लेंगे। और बताया जाता है कि ये शेंगवान लिंग और कोई नहीं बल्कि में बाकी के जो प्रिजनर्स, बाकी फैमिली के द्वारा जो क्राइम किए, जो उनके फैमिली मेंबर्स के जो प्रिजनर्स थे ना, जो ये टिंग पैलेस में रहते हैं, उन्हीं में से एक की बंदी थी, बंदी नहीं मतलब उसी के साथ रहा करती थी। और जब जिनको दूसरे लोगों के द्वारा बहुत तरीके से बुली किया जाता था तो सिर्फ लिंग ही एक ऐसी बंदी थी, एक छोटी सी बच्ची थी जो कि जिनको प्रोटेक्ट किया करती थी। और उसी समय से इन दोनों के बीच के जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा गहरा होता चला गया था और इसी तरीके से समय गुजरता जाता है। और तुम्हारा जो पहला मिशन है, सबसे पहले तो तुम्हें मेल एम्परर बनना है इस पूरी की पूरी डायनेस्टी का, जो कि 10,000 सालों में अभी तक नहीं बना है कोई भी, ऐसा मेल एम्परर बनना है तुम्हें। तभी हमारे हीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो सिस्टम से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और ये क्वेस्ट एंड टास्क ये सब क्या है, और ये होस्ट का क्या मतलब है भाई, और ये सब चल क्या रहा है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी सिस्टम उसे बताने लगते हैं कि सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो मारे गए और दोबारा से इस दुनिया में रीइंकार्नेट हो गए हो। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे वुमेन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और यहाँ पर सिर्फ वुमेन्स का ही राज है और सिस्टम के द्वारा जो भी तुम्हें टास्क असाइन किया जाएगा तुम्हें सारे के सारे टास्क को कंप्लीट भी करना है। ये बात सुनने के बाद हमारा हीरो कतई एक्साइटेड हो जाता है और वो सिस्टम से पूछने लगता है अगर ऐसी बात है कि मैं रीइंकार्नेट हो चुका हूँ और मुझे एक सिस्टम मिल चुका है तो मेरी स्टार्टिंग की जो एबिलिटीज है, गिफ्ट पैक है, वह कहाँ पर है। ये बात सुनने के बाद जो सिस्टम होती है वो उससे कहने लगती है कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही नोवेल पढ़ के बैठे हो, लेकिन मैं तुम्हारी जब जरूरत मदद जरूर करूंगी जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी मदद की मेरी, और तुम जो भी टास्क को कंप्लीट करते हो तो उसके बदले में तुम्हें एक बढ़िया सा रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। वैसे हाँ, एक बात तो और बताना भूल गई मैं तुम्हें, अगर तुम मेरे द्वारा टास्क दिए गए टास्क को कंप्लीट नहीं करते हो तो तुम मारे जाओगे। और वो वहां से गायब हो जाती है। ये सुनने के बाद हमारे हीरो को तो शौक हो जाता है और चिल्लाते उसे क्या लगता है क्या तुम पूरी बात तो बता ही नहीं मुझे ढंग से, एक्सप्लेन तो करो यार, और तुम तो भाग गई। और वहां पर जो टाइम होता है वो वापस से प्ले होना चालू हो जाता है और जो तो लड़कियां होती है वो वापस से उस लड़के पर टूट पड़ती है। जैसा कि आपने कुछ देर पहले देखा था, ये दो लड़कियां जो होती है ना, एक ऐसी दुनिया में आ चुका है हमारा हीरो जिसमें लड़कियों का राज है। आप समझ जाओ गाइस, रिवर्स दुनिया है जहां पर लड़कियों का राज है, तो उल्टी सिचुएशन है। जैसे कि आपने मेरी लास्ट सीरीज एक्सप्लेन की थी मैंने ऐसे ही रिवर्स वर्ल्ड वाली, तो आपने वो तो देखी ही होगी।
कि वहाँ पर क्या हुआ करता था। तो ये वर्ल्ड भी ऐसा ही है, रिवर्स वाली कहानी है इसमें भी। यहाँ पर लड़कियां ही दादा हैं, मतलब सब कुछ लाड़ जो राजवाज चलता है यहाँ पर लड़कियों का चलता है, लड़कों का कुछ भी नहीं है यहाँ। और जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है तो वो दोनों की दोनों लड़कियां उस पर टूट पड़ती है ताकि वह कर सके, समझ गए ना। और हमारे हीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। उनसे कहने लगता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए, इनमें इन लोगों से बचकर मैं कैसे भागूं। तभी जो ब्लू हार्ट वाली लड़की होती है उसके जो चेहरे से उसके मुंह से लार टपकने लगती है इसको लड़के को देखने के बाद, यानी कि हमारे हीरो को देखने के बाद। इतनी ठड़क निकल आई है, देख लो गाइस। ठड़क के मारे अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और हमारे हीरो को रेप करने की सोच रही होती है। और वो अपनी सिस्टर से कहने लगते हैं कि जल्दी से इसके हाथ पैर पकड़ लो ताकि ये ज्यादा झटपटाए नहीं, हमें जल्द से जल्द अपना काम करना होगा। तभी दूसरी लड़की उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो तुम यहाँ से मूव करना इस तरीके से बंद कर दो। तो मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि तुम्हें मैं जेंटल तरीके से, मतलब आराम से, धीरे धीरे, और बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, आराम से करेंगे। भाई छोड़ो यार, इतने डीप में नहीं जा रहा मैं। तभी अचानक से हमारे हीरो की दिमाग की बत्ती जलती है और उससे कहने लगता है मन में सोचते हैं एक मिनट रुको, अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश ही क्यों कर रहा हूँ, ये तो जन्नत है, जन्नत मेरे लिए। और वो उन दोनों की दोनों लड़कियों पर ही कूद जाता है और उससे कहने लगता है कि मेरी दुनिया में जो भी लड़के हुआ करते थे उन सभी का सपना था कि उन्हें ट्विंस मिल जाए। कैसा आप बता, आपका क्या सपना है। और वो दोनों के दोनों ट्विंस को अपनी बाहों में झपेट लेता है, जैसे कि आज तो भाई साहब मौके पर चौका मार के छोड़ेगा हमारा हीरो। और जैसे ही वो दोनों लड़कियों को दबाता है बड़े बड़े गुब्बारों वाली, ये देखने के बाद दोनों लड़कियां भी कभी शौक हो जाती है और उन्हें भी समझ नहीं होता, वाह यार ये लड़का तो कभी एक्सपर्ट निकला मामले में। और हमारा हीरो अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को जादू करने लगता है और कहने लगता है चलो मुझे अपने हाथों से पता लगाने दो कि आखिरकार तुम्हारे पास कितना ज्यादा माल मटेरियल है और तुम दोनों में से आखिरकार बड़ी सिस्टर कौन है और छोटी सिस्टर कौन है। इस बात का तो पता ऐसे ही चलेगा ना। तभी अचानक से वो अपनी ठड़कपन दिखाने वाला ही होता है, दो लड़कियों के मजे उठाने वाला होता है। तभी सिस्टम उसे वार्निंग का नोटिफिकेशन देते हैं, उससे कहने लगती है, तुम्हें वार्निंग दी जाती है आज रात को तुम्हें कुछ भी हो जाए तुम्हें एम्प्रेस के चैम्बर में जाना ही होगा, और अगर तुमने अपनी वर्जिनिटी अभी खो दी तो तुम्हारे पास जो क्वालिफिकेशन तुम उसे भी खो दोगे और तुम मारे जाओगे। मतलब यार सिस्टम में से कुछ करने भी नहीं देगा, इसको मौका मिल रहा है फिर भी। ये बात सुनने के बाद इतनी गुस्सा छूटती है एम्पर को, क्या ही अपने हीरो को तो क्या ही बताए। और सिस्टम उससे क्या लगता है कि अगर तुम फिर भी नहीं माने तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पनिशमेंट दूंगी, लाइटनिंग भी लग सकती है तुम्हें। जिसको सुनने के बाद हमारे हीरो कहीं डर जाता है और वो वहां से दूर हट जाता है उन दोनों के दोनों ट्विंस से। और जब ये ट्विंस होती है उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अभी भी तो ये इतना ज्यादा इनिशिएटिव ले रहा था, खुद हमारे ऊपर आ रहा था हमारे साथ करने के लिए, लेकिन अब इससे क्या हो गया। और वो हमारा हीरो होता है उनसे दूर होने के बाद क्या लगता है, मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ भी अच्छी चीज नहीं हो सकती, यहाँ पर एक बहुत बड़ा और गंदा स्कैम चलने में लगा था, अब समझ में आया मुझे। और तभी वह वहां से भागना चालू कर देता है, उस कमरे से बाहर निकलता है तो बाहर एक और लड़की खड़ी हुई होती है। वह लड़की आकर उससे क्या लगती है, जुनजियान तुम बाहर कैसे आ गए। तभी जो हमारा हीरो होता है वो बाहर देखता है तो हमें पता चलता है कि बाहर जो लड़की खड़ी हुई है उसका नाम लिंग होता है और ये वही लड़की है जो कि बचपन से इसे प्रोटेक्ट करते हुए आ रही है। तभी जो लिंग होती है वो जुन से पूछने लगती है, आखिरकार कैसा रहा तुम्हारा, क्या तुमने उन दो ट्विन सिस्टर के साथ वह किया, समझ रहे हो ना। वो हमें पता है कि हमारे लौंडे लोग तो सब लोग समझ ही गए होंगे। और जो लिंग है वो भी कोई छोटी मोटी माल नहीं है, कतई बवाल है बवाल। तभी जैसे ही जो लिंग पूछती है कि तुमने वह कर लिया, तभी इन ट्विंस में से बड़ी वाली सिस्टर बाहर निकलती है और उससे क्या लगती है, हे लिंग अभी तक हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है, ये बहुत ज्यादा तेज भागता है यार, इसे हम द्वारा पकड़कर करने जाते हैं अभी अंदर। तभी जो हीरो होता है वो उससे क्या लगता है, हे लिंग क्या तुमने सच में इंस्ट्रक्ट किया इन लोगों को मेरे साथ ये सब करने के लिए, इन तरह तो लगभग मुझे खा ही लिया होता जिंदा। तभी जो लिंग होती है वो शर्माते हुए कह रही होती है उससे, मुझे माफ कर देना इस बात के लिए, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया होता तो तुम्हें उस इविल एम्प्रेस के पैलेस में भेज दिया जाता ताकि तुम उसकी कंकीबान बन जाओ, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी होते हुए नहीं देखना चाहती थी और मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने तुम्हें डॉक्टर जैनबू के पास भेज दिया है ताकि वह तुम्हारा इलाज, मतलब तुम्हारे साथ ऐसा कर सके जैसे कि तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत न पड़े। और यहाँ पर जो लिंग होती है वो उन दोनों के दोनों डॉक्टर्स पे चिल्लाना चालू कर देती है और उससे क्या लगती है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें इसका बस हथियार गायब करना है, तो आखिरकार तुमने अपनी सिस्टर को इसके साथ क्यों बुला लिया कि कमरे में बंद होकर कर क्या रहे थे तुम लोग। इस समय पता चलता है कि जो लिंग होती है वो इसका हथियार गायब करना चाहती थी हमारे हीरो का। भाई बिना हथियार के लौंडा लौंडा कैसे रहता, भाई साहब कतई जहर है, कतई जहर। दिल से बुरा लगा भाई, दिल से बुरा लगा। लेकिन जो दोनों की दोनों डॉक्टर होती है वो इस मौके का फायदा उठाते हुए वो है अपनी सिस्टर को बुलाने के बाद उसके साथ कमरे में कांड करना चाहते थे। और वो जो डॉक्टर होती है वो लिंग से कह लगती है, आखिरकार हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे, ये बंदा इतना ज्यादा चार्मिंग जो दिख रहा है, इतना ज्यादा हैंडसम जो है, इसलिए मैंने सोच लिया कि आखिरकार इसके साथ आज रात को कर ही दिया जाए। सच में कैसा लगा कि अगर एक बार इसे हथियार गायब करने से पहले इसके साथ थोड़े मजे कर लिए जाए। तभी जो ट्विन सिस्टर में से बड़ी सिस्टर होती है और उससे कहने लगती है, जो मेरी सिस्टर थी वो मुझे फॉलो करना चाहती थी इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। तभी उसकी छोटी सिस्टर होती है उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो, यह तुम थी जो कि मुझे यहाँ पर लेकर आई थी और तुमने मुझसे कहा था कि ये एक रेयर चांस है तो हमें इसका मौके का फायदा उठाना चाहिए। तभी हमारे हीरो की एकदम से दिमाग की बत्ती जलती है और इसके दिमाग में एक आइडिया आता है समोसा खाने के बाद। खैर समोसा तो नहीं खाया, इसे इमेजिनेशन कर लो गाइस। और वो मन में सोचते कहने लगता है, ये जो लड़की मेरे सामने खड़ी हुई जिसका नाम लिंग है वह इस ओरिजिनल बॉडी की बचपन की स्वीट हार्ट है
कहा जाए तो चाइल्ड स्वीट हार्ट। और इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि ये लड़की इस लड़के को पसंद करती है। सही कहा ना मैंने। तभी जो हमारा हीरो होता है वो लिंक के पास जाता है और उसको अपनी बाहों में भरने के बाद कहने लगता है, मैं तुम्हारे मोटिव को समझ सकता हूँ, तो आखिरकार तुम इसे खुद क्यों नहीं कर सकती हो? और इस जैसी चीजों को तुम दूसरी लड़कियों पे क्यों छोड़ रही हो? तुम भी तो कर सकती हो ना ऐसा मेरे साथ। तभी जो लिंक होती है वह इससे कहने लगती है कि मेरी शादी अभी तुम्हारे साथ नहीं हुई है, तो आखिरकार मैं तुम्हारी बॉडी को किस तरीके से गंदा कर सकती हूँ। बाप बेटे मौज कर दी तैने तो मौज, मतलब दूसरी लड़कियों के साथ इसके कांड करवा सकती हो पर खुद नहीं, तो इसकी बॉडी गंदी हो जाएगी। बाप बेटे मौज कर दी तन्ने तो। ये बात सुनने के बाद तो हमारा हीरो भी कहने लगता है एक बार के लिए कि आखिरकार इस लड़की की दिमाग में चल क्या रहा है, सोच क्या रही है? तुम खुद के द्वारा मुझे गंदा नहीं करना चाहती हो, लेकिन दूसरी लड़कियों के द्वारा मुझसे गंदा कम करवा रही हो। अभी मुझे इस दुनिया के अनुसार मैं यंग वर्जिन बंदा हूँ, तुम्हें तो ये बात पता ही होगी ना। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कोई उसकी कॉलर पकड़ता है और उसे धक्का देते हुए उन दोनों के दोनों लोलियों पर भेज देता है। लोली नहीं, आई मीन ट्विन सिस्टर पर जो लिंग होती है धक्का देती है उस हमारे हीरो को भेज देती है और कहने लगती है अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ, जल्दी से जाओ और इसका कांड कर दो। और अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो जो एम्प्रेस का टेस्ट है वह बिल्कुल भी पास नहीं कर पाएगा और उसे पैलेस में नहीं जाना पड़ेगा। तो कैसे वो हथियार वाली बात तो मजाक थी, सही बात बताए तो वो हथियार गायब करने वाली बात नहीं थी। बात ये थी कि इसके हथियार को इस्तेमाल कर लिया जाएगा। यूज्ड मटेरियल कह सकते हो ना, कि जो एम्प्रेस है वो कभी भी यूज्ड मटेरियल यूज नहीं करती है। सीधी शब्दों में कहा जाए तो फ्रेश और नया माल ही उसे पसंद है एम्प्रेस को। और भाई जी ट्विन सिस्टर तो कतई ठड़क देखो, इनकी ठड़क चेहरे पर साफ साफ दिख रही है। तभी जुनजान उससे क्या लगता है जरा 1 मीटर को तो मेरे साथ नहीं कर सकती हो। तभी जो लिंग होती है उससे क्या लगती है आखिरकार मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ। तभी हमारे उससे क्या लगता है क्योंकि, और उसका हाथ पकड़ता है और इमोशनली बड़े प्यारी सी आवाज में उससे क्या लगता है कि मुझे पता है कि ये सब तुम मेरे ही लिए कर रही हो, लेकिन अगर एम्प्रेस ने इस बारे में पता लगा लिया कि ये सब तुमने किया है तो वो सारा का सारा ब्लेम तुम पर डाल देगी और वो पागल एम्प्रेस तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो। और दूसरे मन में सोचते क्या लगता है कि मुझे इस बहाने का इस्तेमाल करने दो अभी के लिए, वरना मुझे इस सिस्टम के द्वारा बुरी तरीके से पनिश कर दिया जाएगा। तभी जो लिंग होती है वो जुनजियान से कहने लगती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी को कैसे गंदा कर सकती हूँ। भाई रिवर्स वर्ल्ड की तो बात ही अलग है, भाई कौन जाना चाहता है दुनिया में। तभी जो हमारा हीरो होता है उसके लिप्स पर अपनी उंगली रखता है और उससे क्या लगता है कोई बात नहीं, भले ही अपनी बॉडी का मुझे रिस्क पर क्यों ना डालना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी खतरे में नहीं डाल सकता। जो एम्प्रेस है वो डिजायर करती है वो सिर्फ मेरी बॉडी को, और वो चाहती है कि मैं उसके पैलेस में एंटर करूं, मैं बस चला जाऊंगा और कुछ नहीं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही वो मेरी बॉडी पर कब्जा कर सकती है लेकिन मेरी आत्मा पर कभी कब्जा नहीं कर पाएगी। मेरे दिल में तुम अकेली ऐसी लड़की हो जो कि सिर्फ मेरे दिल में बसती हो, और कोई भी लड़की मेरे दिल में नहीं बसती है। भाई देखो हीरो की एक्टिंग कितने नंबर 1 की होती है। और ये कहते कहते वो लिन को जोरदार खिंच देता है, जिसको देखने के बाद लिन भी कतई सरप्राइज हो जाती है। और खासकर हमारे व्यूअर्स इतने जल रहे होते हैं, मोबाइल तोड़ दिया कुछ व्यूअर्स ने तो, और कह रहे हैं भाई साहब जी तो चीटिंग हो रही है, हमें भी जाना है। और धीरे धीरे कर इतनी फोर्सफुली किस देने के बाद दूर हटता है। तभी जो लिंग होती है वो एक जेट पेनेंट निकालती है, उसे देती है, उससे कह लगती है कि ये ड्रैगन फिनिक्स जेड है, इसे तुम हमेशा अपने साथ ही रखना, क्योंकि मैंने इस जेट पर एक स्पेल कास्ट कर दिया है। अगर उस एम्प्रेस ने किसी प्रकार से तुम्हें चोट पहुंचाने की या फिर हार्म करने की कोशिश भी की तो ये जेट पेंडेंट तुम्हारी वहां से भागने में मदद कर सकता है। और तो और मैं सीरियस में तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगी, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं वहां से चली जाती है और हमारी हीरो सब कुछ देखते रह जाता है और वो कहने लगता है अब मेरे पास सिर्फ इतना ही बचा हुआ कि मुझे पैलेस में एंटर करना है। और वो काफी तो खुश होते हुए कहने लगता है कि जल्द से जल्द मुझे कुछ करना होगा और मुझे ज्यादा कुछ हार्ड काम नहीं करना यार, अब तो आसानी से हो जाए सब कुछ, उम्मीद करता हूँ। और पीछे जो दो ट्विंस होती हैं वह इस बात को लेकर नाराज हो रही होती है कि हमारे हीरो जुन के साथ इसे उन दोनों को मजा करने के लिए टाइम नहीं मिला। आई मीन उसने मौका दिया ही कहाँ। तभी हमें वेई यांग पैलेस का सीन दिखाया जाता है, नाइट का सीन हो रखा है। यहाँ पर हमारा हीरो जुनजियान उसके आई मीन एम्प्रेस के बेड पर जाकर लेट चुका है और उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि जब एम्प्रेस आएगी उसे अच्छे से सहलाएगी और उसके साथ मजे करके जाएगी। मतलब ये तो आया दूसरी दुनिया से है, पर उस दुनिया में ये सब कुछ ज्यादा कोई बड़ी बात मानी नहीं जाती। और मन में सोचते कहने लगता है कि अगर ये एम्प्रेस है तो सीधी सी बात है कि मैंने पिछले जन्म में आई मीन पास्ट लाइफ में जितनी भी लड़कियां देखी थी ये एम्प्रेस उन सभी लड़कियों से डिफरेंट होगी। और तो और जो सिस्टम है उसने मुझे मिशन दिया है कि मैं यहाँ का एम्पर बन जाऊँ। मेरे पास जब तक वू जी त्यान का सपोर्ट है और उसके दुल के चुरा लूंगा अपना चार्म का इस्तेमाल कर और धीरे 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 कर एम्पर भी बन जाऊंगा। और अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में मुझे ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी बाहर से आवाज आती है कि एम्प्रेस पधार रही है। तभी हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कि कतई जहर नेक्स्ट लेवल कतई। भाई साहब अगर अभी भी आपने बीच में डबल क्लिक नहीं किया है, आई एम सॉरी, लाइक बटन नहीं दबाया और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया एक साथ, तो गाइस क्या ही बताऊं मैं आप सभी को, क्या ही बताऊं। और जो एंट्री होती है एम्प्रेस की कतई जहर लग रही होती है भाई, कतई जहर हिला डालना रे। और जब एम्प्रेस हमारे हीरो जुनजियान को देखती है तो उससे पूछने लगती है क्या तुम्हारा नाम ही ली जुनजान है?
मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ऐसा वो कहता है उससे। जो हमारे हीरो जुन जियान है वो मन में सोचते हुए एम्प्रेस को देखने के बाद कहने लगता है कि एम्प्रेस को देखने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी नजरें इतनी ज्यादा तेज है कि जी मुझे जिंदा ही खा जाएगी, वो भी अपनी नजरों से ही। और भाई इतना ज्यादा हॉट देखने माल देखने के, इतना बड़ा बड़ा माल देखने के बाद आखिरकार कौन टिक पाएगा, ये तो अपनी दुनिया से गया हुआ लौंडा है। तभी जो एम्प्रेस होती है उससे कहने लगती है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जो लीक लेन उसके पास और कोई सक्सेसर नहीं बचा हुआ है। खैर इस बारे में भूल जाओ, मैं आज रात को अपनी 5th एंड 6th कंक्यूबाइन को जाकर उनके साथ मजे करती हूँ। इस समय पता चलता कि तो डायरेक्टली जुन जियान को मना कर रही है मुंह पर वो भी। तो बस एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये एक ऐसी दुनिया यहाँ पर वुमेन्स के साथ डोमिनेट किया जाता है, तो यहाँ पर लड़कों का नहीं लड़कियों का राज चलता है। तो इस दुनिया में अपन ने जहाँ तक स्टोरीज पढ़ी है वहाँ पर लड़कों की कई सारे कंक्यूबाइंस होती है, लेकिन यहाँ पर एम्प्रेस की कई सारी कंक्यूबाइंस है। आपका समझ गए होगे, अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। और वह एम्प्रेस वहां से जाने लगती है और अपने साथी से कहने लगती है कि चलो हम दूसरे पैलेस में चलते हैं। लेकिन जो जुन जियान होता है उसके पास तो मिशन होता है और उस मिशन को कंप्लीट करना होता है, तो उसके लिए वो उससे लगता है एम्प्रेस 1 मिनट रुकिए जरा, क्या आप मुझे कोई दूसरा चांस नहीं दे सकते। तभी उसका जो एम्प्रेस का जो चमची होती है ना, चमची, वो बीच में आ जाती है। उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे एम्प्रेस के साथ ऐसे बात करने की, और उसे रोक लेती है। और हमारे एम्प्रेस के पास इतना ज्यादा क्लोज करने की तेरी जुर्रत कैसे हुई, और अपना नाइफ निकालकर उसके गर्दन पर रख देती है, जिसको देखकर हमारे डर जाता है। तभी एम्प्रेस उसको चाकू उठाने के लिए ऑर्डर दे देती है और उससे कहती है चांस आखिरकार तुम्हें किस तरह का चांस चाहिए। और जो चमची होती है वो जिस बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी एम्प्रेस जुन जियान से पूछने लगता है मेरे पास ऑर्डिनरी लुकिंग मैन, मतलब ऑर्डिनरी दिखने वाले बंदे में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, तो तुम जा सकते हो, जो चाहे तुम करो, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी जो जुन जियान होता है मन में सोचते कह लगता है कि किसी मैन को उसके अपीयरेंस से जज करना ह्यूमन नेचर में होता है, चाहे वो मेरी दुनिया हो चाहे ये दूसरी दुनिया हो, हर जगह यही चल रहा है। तभी वो उससे कह लगता है कि मेरे पास एक स्पेशल स्किल है, अगर आप मुझे एक मौका दें अपनी इस स्किल को दिखाने का, तो मैं इस बात को लेकर श्योर करता हूँ कि जब आप मेरी मेजेस्टी है आप इस बात को लेकर जरूर खुश होंगी। ये बात सुनने के बाद एम्परर भी थोड़ी इंटरेस्ट जगाना चालू हो जाती है और उससे लगती है कि किस स्किल के बारे में बात कर रहे हो। तभी हमारे उससे क्या लगता है मेरी स्किल टंग टेक्निक है। भाई जिस तरीके से अपनी टंग को घुमाने में लगा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि आगे चलकर ये क्या कांड करने वाला है। तभी एम्परर उससे पूछने लगती है टंग टेक्निक, आप किस तरह की टंग टेक्निक के बारे में तो बात करने में लगी हुई हो। और मन में सोचते क्या लगती है मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, अगर का ये बंदा किस तरह की टेक्निक मुझे दिखाने वाला है। तभी वहाँ पर उसकी जो चमती होती है वो सब कुछ देख रही होती है। तभी जो जीजुआन होता है, मतलब जुन जियान होता है, वो एम्प्रेस से कहने लगता है क्या मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप मुझे कुछ ग्रेप वाइन दे दे यूज करने के लिए। और वो अपनी चमची को ऑर्डर देती है कि तुम यहाँ पर उसके लिए ग्रेप जूस लेकर आओ, और उससे पूछने लगती है आखिरकार तुम इसके साथ करना क्या चाहते हो। और तभी जो जुन जियान होता है वो एम्प्रेस से कहने लगता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना, और मैंने यह भी सुना है कि जब आप सोल्जर थी उन दिनों में आपको वाइन पीना बहुत ज्यादा पसंद था, और कुछ सालों से आपको ग्रेप वाइन बहुत ज्यादा पसंद है जो कि वेस्ट सिटी में सबसे ज्यादा बना करती थी। और इसलिए मैंने स्पेशली आपके लिए एक मेथड इन्वेंट की है ताकि तुम इस वाइन का आप इस वाइन का बहुत अच्छी तरीके से मजे उठा सको। इसी को मैं बोलता हूँ टंग टेक्निक। और तभी वो एक गिलास में थोड़ी सी वाइन करता है और उसे हिलाना चालू कर देता है, और मन में सोचते कहने लगता है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी रॉयल फैमिली से, इसका जो कलर है, इसका जो टेक्सचर है, इससे साफ साफ पता चलता है कि ये वाइन एक नंबर क्वालिटी की है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अगर ये हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में ये अपेयर हो गई तो इसकी जो प्राइस है वो 100,000 पर बोतल में जाके गिरेगी। और तभी जो उसकी मेजेस्टी यानी कि एम्प्रेस होती है वो उसको जल्दबाजी में पीने की कोशिश करती है, लेकिन जुन जियान उसको रोकता है और उससे लगता है कि आपको इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है मेजेस्टी, अगर आप इतनी ज्यादा अच्छी वाइन का अच्छी तरीके से मजा उठाना चाहती है तो आपको अपनी टंग का इस्तेमाल करना होगा ताकि आप इसके टेस्ट का फुल्ली तरीके से एंजॉय कर सकें। आपको बस एक थोड़ी सी सिप लेनी है हर समय, ताकि पूरी की पूरी जो वाइन है वो आपकी पूरी की पूरी टंग पर फैल जाए, और उसके बाद आपको सीधी जाकर पी नहीं लेनी है, उसको टंग पर थोड़ी देर के लिए रखना भी है। और भाई ये कुत्तों की तरह चाटना सिखा रहा है, और इस तरीके से देखने के बाद एम्प्रेस को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता और डाउट हो रहा होता है। तभी मन में सोचते हुए जो जुन जियान होता है वो क्या लगता है ये तो वाकई बहुत ज्यादा स्मूथ है और बहुत ज्यादा अच्छी वाइन है। तभी एम्प्रेस भी उसकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश करती है और देखने लगती है कि चलो देखते हैं कि ये टेक्निक काम करती है या नहीं करती है। तो वो भी कुत्तों की तरह उसे पीना चालू करती है, और जैसे ही उसको पीती है तो अचानक से उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उससे कहने लगती है, मन में सोचते हैं ये तो वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक्निक है, इसके बारे में पहले मुझे क्यों नहीं पता था। ऐसे पीने से वाइन का टेस्ट तो कई गुना बढ़ चुका है। और अपने चमचियों को एम्प्रेस ऑर्डर देती है कि मेरे पास जितनी भी ग्रेप वाइन बची हुई है सभी की सभी वाइन को यहाँ पर लेकर आओ। आखिरकार मैं देखना चाहती हूँ कि अब तुम मुझे ऐसा क्या प्रेजेंट करोगे जिससे मुझे और द इंटरेस्ट आए। भाई ये एम्प्रेस है, ये चाहिए, ये किस किस को चाहिए गाइस कमेंट करके जरूर बताना। दूसरी तरफ जो जुन जियान होता है वो मजे उठा रहा होता है और कह रहा होता है मन में सोचते हुए एंजॉय करो जितना करना है तो मैं अपने ग्रेप वाइन को, आखिरकार यही तो मेरी स्पेशलिटी है। जब मेरी पिछले जन्म में मैंने बुक्स भी लिखी है कि किस तरीके से वाइन को टेस्ट किया जाता है इसके ऊपर, इन दिनों में मैंने इस टेक्निक पर बहुत ज्यादा अपने आप पर डिपेंड किया है और इसी तरीके से मैंने कई सारी लड़कियों का दिल भी जीता है।
हाँ हाँ, लव गुरु है भाई, सीख लो, कुछ सीख लो, लौंडा कुछ सिखा रहा है तुमको, समझ में आया? ये तो मेरे लिए बस एक एम्प्रेस को पटाने जैसा है। आखिरकार इसमें ऐसा क्या डिफिकल्ट है मेरे लिए? और भाई कई नई नई तरीके से वाइन पीने लगते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे में बाहों में हाथ डालते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ, और इसी तरीके से इनका समय गुजरता जाता है। और एक पल के लिए तो इन्होंने इतनी ज्यादा वाइन पी ली कि दोनों के दोनों नशे में आ जाते हैं। तभी एम्प्रेस से कहने लगती है तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं थी आज की, आखिरकार तुम्हें किस तरीके का रिवॉर्ड चाहिए? तभी जुनजियान उससे कहने लगता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, योर मैजेस्टी, इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे यहाँ से नहीं भगाओगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे यहाँ पर रहने की परमिशन दे दोगी। भाई दोनों के दोनों टल्ली होकर एक बेड पर पड़े हुए हैं, अब क्या ही उम्मीद लगा सकते हो क्या होने वाला है। तभी जो एम्पर होती है ये बात सुनने के बाद खड़ी होती है और हंसते हुए उससे कहने लगती है अच्छा तुम्हें मेरे साइड में इतना ज्यादा बुरी तरीके से रहना है क्या? और तभी जो जुनजियान होता है वो भी उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ते हैं, उससे कहने लगता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तभी एम्प्रेस भी उसे प्यार की नजरों से देखती है, और इतनी ज्यादा नजरों से देखती है कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और डायरेक्टली जुनजियान को किस कर देती है, वो भी जबरदस्त वाली। और कतई भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया हमारे व्यूअर्स का ये सब देखने के बाद। दूसरी तरफ जो जुनजियान होता है इस किस को पाने के बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, और कहने लगता है मन में सोचता है ये तो वाकई बहुत ज्यादा अजीब है, आखिरकार मुझे बुरा क्यों महसूस हो रहा है? यहाँ पर वो लिंग के बारे में याद करने में लगा हुआ था। लिंग ने उससे कहा था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जुनजुआन, मैं आपका चाहे कुछ भी हो जाए इंतजार करूंगी और आपकी सुरक्षा जरूर करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको उस इविल एम्प्रेस से अपना कांड नहीं करवाना है। आई मीन उसके साथ मजे मत उठवा लेना, समझ में आया? इस तरीके से उसने कहा था। उस मूवमेंट को वह याद करने में लगा हुआ है, और इस बात को याद करते करते मन में सोचते काफी तो उदास हो जाता है और कहने लगता है क्या ये लिंक की वॉइस आने में लगी हुई थी मेरे दिल के अंदर, इसलिए मैं इसके बारे में सोच सोच कर उदास हो रहा हूँ। तभी जो एम्प्रेस होती है वह अपने कपड़े उतारना चालू करने लगती है, और वो जुनजियान से कहने लगती है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा कोल्ड क्यों बन गए अचानक से? अभी तो हमारा मूड एकदम रोमांटिक हो रहा था और अभी तो रात शुरू हुई है। इंटरेस्टिंग, तुमने तो वाकई में मेरा इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच लिया है और मेरे अटेंशन को 100% पा लिया है। और भाई जिस तरह की ये पोस्ट बनाने में लगी हुई उसके बाद हमारे व्यूज कंट्रोल करना ऐसा हो नहीं सकता, एक आध तो भाई मोबाइल तोड़ के ही मानेगा बटन दबा दबा के। और जो एम्प्रेस होती है वो मूवमेंट को एंजॉय करने वाली होती है। तभी अचानक से जोरों जोरों से किसी के चिल्लाने के आने लगती है, और चिल्लाते हुए कहने लगती है मारो इस सिनर को, मारो, ये हमारे डायनेस्टी की टायरेंट है, हमें इसे मारना होगा और वापस से लिए टांग को वापस से रिस्टोर करना होगा। ये बात सुनते ही वहाँ के जो चमचे होते हैं वे अपनी स्वॉर्ड निकालकर कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कौन चिल्लाने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक जो लड़की होती है वो ब्लैक कलर का ऑरा इस्तेमाल करते हुए उस एम्प्रेस पर अटैक कर देती है, और जो असैसिनेट करने के लिए आई हुई इसे एम्प्रेस को। ये देखने के बाद दोनों के दोनों कभी शॉक हो जाते हैं, खासकर जो जुनजियान होता है भाई देखकर सरप्राइज होता है। लेकिन जो एम्प्रेस होता है, एम्प्रेस होती है उस पर जो असैसिनेशन अटैक करता है तो उसके जो एक सामने एक बैरियर आ जाता है, जिसके कारण उसका जो वेपन होता है उसमें बिल्कुल भी काम नहीं करता और एम्प्रेस को बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और उस असैसिनेशन को देखने के बाद वो स्माइल मारती है। भाई इस समय तो वो रोमांटिक के मूड में थी, तुमने सारा मूड खराब कर दिया। हमारे जो व्यूअर्स थे वो भी रोमांटिक मूड में आ ही गए थे, तुमने सारा मूड खराब कर दिया यार। जो असैसिनेशन होती है वो उसको मारने के बाद मन में सोचते क्या लगती है शिट, ये तो अनब्रेकेबल गोल्डन शील्ड है। और जब इसकी वॉइस सुनने के बाद जो जुनजियान होता है वो मन में कहने लगता है कि ये वाच तो मुझे लिंक जैसी क्यों लग रही है, आखिरकार ये एम्प्रेस को असैसिनेट करने के लिए क्यों आई है और ये सब चल क्या रहा है यहाँ? और जो लड़की यानी कि लिंक उसे जो एम्प्रेस को मारने के लिए आई होती है वो बार बार लगातार उस पर अटैक किए जा रही होती है, लेकिन एक भी अटैक एम्प्रेस तक नहीं पहुंच रहा होता, क्योंकि उसने अपनी अनडिफिटेबल शील्ड का इस्तेमाल कर लिया होता है, जिसे तोड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं है, चाहे इतनी कोशिश कर लेकिन ये इसकी शील्ड को बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाती। तभी एम्प्रेस इस असैसिनेशन को देखने के बाद कहने लगती है कि तुम तो ब्लैक शैडो स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल कर रही हो, तुमने तो फा फैमिली की जो कॉम्बैट स्किल है इसे इतनी आसानी से सीख लिया, आखिरकार तुम्हारा रैंक क्या है फिर से बताना तो, विंड शैडो। ये बात सुनने के बाद लिंक कतई सरप्राइज हो जाती है और वो लास्ट अटैक फुल पावर से करती है, लेकिन जिस वेपन से वो अटैक करने में लगी हुई होती है उस एम्प्रेस को मारने के लिए, तो वो जो वेपन होता है वो वहीं पर टूट जाता है। इसको देखने के बाद लिंक भी कतई सरप्राइज हो जाती है और वो देखती है कि अब मेरा वेपन तो टूट गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। और एम्प्रेस का मजाक उड़ाती है और उससे लगती है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने में लगी हो, तुम्हें लगता है कि तुम जैसी इंसान मुझे मार सकती है, तुम तो 5 ग्रेड की लीगलिस्ट हो और तुम मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रही हो, जो कि एक ग्रेड 1 की मिलिटरिस्ट है और मैं एक आर्मर सोवर्जिन हूँ। और ये सारी की सारी जो फाइट होती है वो जुनजियान देखने में लगा हुआ था। वो अपने सिस्टम से पूछने लगता है कि आखिरकार जो स्पिरिचुअल एनर्जी है क्या। तभी तो सिस्टम होती है वो उससे कहने लगती है ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरी बात है, तुम्हें जल्दी वो बिगिनर्स के रिवॉर्ड मिलने वाले थे, तुम बहुत ज्यादा क्लोज थे उन रिवॉर्ड्स को हासिल करने के लिए जो कि तुम्हें सिस्टम के द्वारा मिलते। तुम्हें ये बात जान लेना चाहिए कि जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, और लेकिन तुम्हें ये मौका गवा चुकी हो। तभी जो जुनजियान होता है वो सिस्टम से पूछने लगता है खैर वो सब छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि आखिरकार ये लड़की क्या बात करने में लगी हुई, मिलिटरिस्ट और लीगलिस्ट ये सब क्या होते हैं। तभी सिस्टम उसे बताती है कि जो लड़की कहने में लगी हुई है वह नाम है जिसे कल्टीवेट, स्पिरिचुअल एनर्जी को जब कल्टीवेट करते हैं तो इन नामों से उन्हें बताया जाता है किस तरीके से कौन कितना ज्यादा पावरफुल है और क्या लेवल है। और बताती है कि जो भी लड़की कल्टीवेट करना चाहती है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ही रास्ते को चुन सकती है कल्टीवेट करने के लिए। इस पूरी दुनिया में ऐसा रूल है, और इस पूरी दुनिया में 100 स्कूल ऑफ थॉट्स के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें मिलिटरिस्ट,
कन्फ्यूशनिस्ट, लीगलिस्ट, टाओइस्ट और मोइस्ट। खैर भले ही वे लोग 100 स्कूल का है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 ही ऐसे स्कूल बचे हुए हैं जो कि कॉमनली देखे जाते हैं। उनमें से मिलिटरिस्ट, कन्फ्यूशनिस्ट, लीगलिस्ट, टाओइस्ट, मोइस्ट है। और सभी की सभी कल्टीवेशन पास को उनकी क्लासिफाइड रैंक से कल्टीवेट रैंक के हिसाब से ग्रेड दिया गया है और ग्रेड में 9 to 1 ग्रेड तक गया है। और हर एक रैंक की एक स्पेशल नेम होता है और एबिलिटी होती है। तो तुम्हारे सामने जो एम्प्रेस खड़ी हुई है वो ग्रेड 1 की मिलिटरिस्ट है, जिसे हम आर्मर सर्जन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो स्पेशल एबिलिटी है वो इसका इनविजिबल गोल्डन आर्मर है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और तो और शेंगवालिंग अब सिर्फ 5 ग्रेड की लीगलिस्ट है और विंड शैडो इसकी स्पेशल एबिलिटी है। और बात करें इन दोनों के बीच के कल्टीवेशन लेवल का डिफरेंस की, तो शेंगवालिंग के लिए ये इम्पॉसिबल है कि ये इस एम्प्रेस को हरा सके और उसे छोड़ी भी चोट पहुंचा सके। ये बात सुनने के बाद हमारा हीरो मन में सोचते उससे बात कहने लगता है। ये बात सुनने के बाद तो आखिरकार यहाँ पर इस एम्प्रेस को असोसिएट करने के लिए क्यों आई है? क्या अपनी लाइफ को ये इतनी ज्यादा कम समझ रही है और अपनी लाइफ ऐसे ही देने के लिए आ गई? तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि लिंक को ये बात लगी है, ऐसा सोचने में लगी हुई है कि एक बार इसे पूरी तरीके से ड्रंक कर दिया जाए और जो नशे में आ जाए तो ये एम्प्रेस है वो कमजोर हो जाएगी, अपने गार्ड को डाउन कर देगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये तुमको लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही है। और तभी जो सिस्टम होती है वो हमारे हीरो का मजाक उड़ाते हैं, उससे कहला कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम भी इसके बारे में काफी परेशान हो और काफी चिंता कर रहे हो। सिस्टम की ये सारी बातें सुनने के बाद हमारे सिस्टम से पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या मैं ये 100 स्कूल ऑफ थॉट के बारे में मैं भी कल्टीवेट कर सकता हूँ उनमें से कुछ? ये बात सुनने के बाद सिस्टम उसको रिप्लाई देती है और उससे लगती है ऑफ कोर्स नॉट, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्या तुम ये बात भूल गए हो कि ये दुनिया एक ऐसी है जिसे वुमेन्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता है? सिर्फ यहाँ पर वुमेन्स ही ऐसी है जो कल्टीवेट कर सकती है इस एनर्जी को, और इस स्पिरिचुअल एनर्जी को लड़के लोग कल्टीवेट नहीं कर सकते। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो एम्प्रेस होती है वो उसके अटैक को रोक लेती है लिंक के, और उसे पकड़ने के बाद कहने लगती है फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। और उसके ऊपर जो मास्क लगा होता है उसे उठाकर उससे कहने लगती है कि आखिरकार मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हूँ और देखना चाहती हूँ कि किस तरीके का बंदा है जो मुझे बंदी है जो कि मुझ पर अटैक करने की सोच रही है और मुझे मारना चाहती है। तभी जो एम्प्रेस होती है वो जैसे ही उसका मास्क हटाने के लिए आती है तो जो जुन जियान होता है वो डायरेक्टली लिंक पर कूद जाता है और उसे दूर जमीन पर जाकर पटक कर उस पर लेट जाता है उसके ऊपर, और उसे कहने लगता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मेजेस्टी को इस तरीके से चोट पहुंचाने की? और लिंक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लड़का कर क्या रहा है, ये तो हमारे साइड था ना। तभी जुन जियान लिंक से कहने लगता है जल्दी से जाओ, तुम इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि तुम यहाँ पर एम्प्रेस को हरा सको। तभी जो एम्प्रेस होती है वो इसको इस तरह के व्यवहार देखने के बाद उस लड़की से कहने लगती है, असोसिएट से कहने लगती है कि तुम इस लड़के को बिल्कुल भी चोट मत पहुंचाना अगर तुम रियल लड़की हो, क्योंकि हमारी दुनिया में तो ऐसे कहते हैं रियल मर्द हो। तो भाई इसमें तो यही बात बनती है और कुछ नहीं है। और एम्प्रेस से कहने लगती है अगर तुम रियल लड़की हो या फिर रियल वुमन है तो मुझसे 1 on 1 आकर फाइट करो। ये बात सुनने के बाद जो जुन जियान होता है वो लिंक से कहने लगता है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे दिल पर तुम अपने इस चाकू से अटैक करो वरना तुम यहाँ से भागने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहोगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और एम्प्रेस भी उस पर अटैक करने लगती है अपनी फुल पावर्स के साथ और उससे कहने लगती है कि इस लड़के से तुम जल्दी से दूर हो जाओ, और अपनी कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती है। और जैसे ही वो अपनी कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती है तो जो लिंक होती है वो फुल फोर्स के साथ दीवार जाकर जोर से टकरा जाती है। और जुन जियान भी उससे उम्मीद कर रहा होता है कि प्लीज जल्दी से इस खंजर से मेरे सीने में घोंप दो इस खंजर को, लेकिन जो लिंक होती है वो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहती। लेकिन अंत में आकर दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा उदास भरे होते हैं, खासकर जो जुन जियान के बारे में सोच कर लिंक इतना ज्यादा परेशान हो रही थी उस बात को। और आखिरकार हिम्मत जुटाती है और चाकू को निकालती है और डायरेक्टली वो जुन जियान के छाती में उस चाकू को पेल देती है और उसके छाती में उसके सीने में उस चाकू घुसड़ने के बाद लिंक वहां से भाग जाती है। तभी एम्प्रेस उसके पास आती है और कहने लगती है ली जुनजुआन क्या तुम ठीक हो, जल्दी से इंपीरियल फिजिशियन को यहाँ पर बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से फटाफट से। तभी जो जुन जियान होता है वो एक्टिंग करते हैं, वो एम्प्रेस से कहने लगता है मुझे इस बात की उम्मीद, मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि मेरी एम्प्रेस को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी और आप बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनने के बाद एम्प्रेस इमोशनल हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम मेरी तरह बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिल पर अभी वार किया गया है वो भी एक बहुत खतरनाक वेपन से, तुम्हें इंपीरियल फिजिशियन का इंतजार करना चाहिए यहाँ पर। लेकिन जो जुन जियान होता है वो अपने छाती से एक मेडल निकालता है, वही वाला जेड निकालता है और उससे क्या लगता है कि मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी कि मेरे पास ये पेंडेंट था, जेड पेंडेंट था मेरे छाती के पास। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी छाती में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता और ये बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी हो जाती। ये बात सुनने के बाद एम्प्रेस होती है वो इमोशनल हो जाती है और उससे कहने लगती है तुम्हारी किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, और इसको देखकर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तुमने तो मेरा इंटरेस्ट अपनी तरफ बहुत अच्छी तरीके से खींच लिया है। और वह इतनी ज्यादा इंटरेस्ट होती है कि वो अपनी ट्रक पर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो डायरेक्टली जाकर हमारे हीरो जुन जियान को बहुत जोरदार किस दे देती है। और भाई कौन कौन चाहता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, उसे ही मिलेगी फ्यूचर में 10% 20% चांस बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं उसके। जिसने नहीं किया है भाई तो भूल जाओ, उम्मीद ना तुम्हारी। और तभी जो एम्प्रेस होती है वो खड़ी होती है और सभी को अनाउंस कर देती है कि आज मैं तुम सभी को ये अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि आज से और अभी से जो लिन जिजुआन है इसे टैलेंटेड वन का टाइटल दिया जाता है और वो अपनी इच्छा अनुसार पैलेस के अंदर और बाहर जा सकता है।
और जैसा ही होता है तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है सिस्टम के द्वारा, और जो सिस्टम लड़की वहाँ पर आ जाती है और उससे लगती है तुम्हें मुबारकबाद हो, तुमने पैलेस के अंदर पैलेस के अंदर आने वाला मिशन था उसे कंप्लीट कर लिया है और तुम्हारा मिशन मेन्यू भी अपडेटेड हो चुका है, और इसके रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें अफेक्शन लेवल डिटेक्टर और शॉप सिस्टम एक्टिवेट कर दिया जा चुका है तुम्हारा। ये बात सुनने के बाद हमारा हीरो जुनजुआन चैन की सांस लेता है, और जैसे ही वो सिस्टम के उस पैनल को देखता है तो किसी चीज को देखकर वह सरप्राइज हो जाता है, और वहाँ पर उसमें लिखा होता है हिडन मिशन की डिटेल के बारे में। यहाँ पर लिखा था कैप्चर प्रिंसेस तियांपांग। टाइपिंग है इसका नाम, शायद बोलने में दिक्कत आ रही है लेकिन हाँ टाइपिंग है। और एक नया मिशन दिया जाता है इसको कि इस प्रिंसेस ताइपेन को कैप्चर करना है, इसके दिल को, समझ गए ना इस कैप्चर का मतलब। और इसकी मिशन की डिस्क्रिप्शन दी जाती है और बताया जाता है कि एक बंदा आखिरकार अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा बैटल्स का एनकाउंटर कर सकता है। जितनी ज्यादा वो बैटल एक्सट्रीम और जितनी ज्यादा खतरनाक होगी उतना ही ज्यादा खतरनाक तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। तभी हमें टाइपिंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक लड़के के ऊपर बैठी हुई होती है और दूसरा लड़का उसके हाथों की मालिश करने में लगा हुआ होता है, और एक बुक पढ़ रही होती है और कह रही होती है कि जुनजुआन को पैलेस के अंदर गए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है, उसे टैलेंटेड बनकर टाइटल भी मिल गया जो कि ग्रेड 5 के बंदे को मिलता है, वो भी एम्प्रेस को बचाने के लिए। इस बंदे ने तो हमारे प्रमोशन का जो रिकॉर्ड था उसे भी तोड़ दिया है। सब लोग इस बात को लेकर जानने के लिए इच्छुक है कि इस बंदे के पास कोई स्पेशल क्वालिटी है क्या जिसने एक झटके में जाकर एक दिन के अंदर अंदर एम्पायर का अफेक्शन पा लिया। तभी जो लड़की होती है वो अपनी बुक को वहाँ पर रखती है और किसी को ऑर्डर देती है कि जाओ और सीक्रेटली उस पर नजर रखना, और अगर उस लड़के में कुछ भी स्पेशल हो तो अब समय आ चुका कि मुझे एक नया खिलौना अपने लिए ले लेना चाहिए। और हमें बताया जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं है बल्कि वही टाइपिंग प्रिंसेस है। और ये सब कहते कहते उसके मुंह से लार टपक रही होती है और हमें पता चलता है कि इसकी ठड़क का लेवल तो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका है और अब इसकी नजर जुनजियान पर पड़ चुकी है जो कि अपने खिलौने की तरह उसका इस्तेमाल करना चाहती है। भाई एक ही खिलौना बस समझो, हमें पता है कि हमारे व्यूअर समझ चुके हैं कि ये क्या कहना चाहती है। और भाई इसकी ठड़क यहाँ पर एंट्री होती है कि नई लोली की। भाई वो बोली बड़ी वाली नहीं है, ये लोली ही है, ये छोटी ही है। और गाइस एक बात मैं आप सभी को एडवांस से बता देता हूँ कि ये लोली और कोई नहीं है बल्कि मिस एम्प्रेस की डॉटर है। तो इस बात थोड़ी सरप्राइजिंग है ना, पर हाँ ये एम्प्रेस की डॉटर है, इस बात को याद रखना। और ये कोई लोली छोटी मोटी लोली नहीं है कतई, भाई कतई बवाल है बवाल। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात का समय हो चुका है और जो हमारी एम्प्रेस होती है इस समय पर जुनजियान को अपने पैरों पर लिटाकर उसे अंगूर खिलाने में लगी हुई है, वो भी ब्लैक ग्रेप्स जैसे हम काले अंगूर भी कहते हैं। तभी जो एम्प्रेस होती है वो जुनजियान से पूछने लगती है क्या तुम्हारे घाव मतलब तुम्हारी चोट में अभी भी दर्द होने में लगा हुआ है। तभी जुनजियान उससे कहने लगता है कि अब इतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, अब जबकि हमारी जो एम्प्रेस है वो इतनी अच्छी तरीके से मेरा ख्याल रखने में लगी हुई है तो भला मेरे दर्द कैसे हो सकता है। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर जो एम्प्रेस को लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। क्या इसमें लाइन मारने जैसा कुछ है भी नहीं, बात तो पहले ही सेट है। और दूसरी तरफ हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा सा क्यूट सा चेहरा बनाती हुई उसे अभी भी अंगूर खिलाने में लगी हुई है। और कौन कौन चाहता है कि आपको भी इस तरीके से अंगूर खिलाया जाए। और हमारा हीरो भी कहाँ मारने वाला, वह भी इसके फुल आनंद उठा रहा होता है। और मन में सोचते क्या लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि मैं जब जितने भी ड्रामास देखा करता था उसमें जो एम्प्रेस थे वह टीवी में हमेशा किसी भी लड़की के पैरों पर लेटकर उसके हाथों के द्वारा अंगूर खाना क्यों पसंद करते हैं। नॉर्मली कहा जाए तो लड़कियों के हाथों के द्वारा अंगूर क्यों खाना पसंद करते हैं, सीधी बात है। और काफी तो खुशी होते क्या लगता है कि ये फीलिंग मजा आ गया, ये फीलिंग तो कतई बेस्ट है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें उस सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि जुनजियान से पूछने में लगी होती है कि आखिरकार तुमको जो तियांपांग का प्रिंसेस को ऑक्यूपाई करने का, उसे अपने वश में करने का, मतलब एक तरफ से पटाने का, सीधे बोले तो पटाने का जो मिशन मिला था तुमने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया था तुरंत। और इस मिशन को कंप्लीट करने का जो रिवॉर्ड है तुम्हें, इसके बदले में तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी मिलेगी, वो भी किस कर जैसे हम सकिंग स्पिरिट आर्ट के नाम से भी जानते हैं। और वो जो स्पिरिट एनर्जी को तुम लोगे वह परमानेंट होगी। क्या तुम थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हो उस बारे में। तभी हमारा हीरो उस एम्प्रेस के गुब्बारों के नीचे चिपक जाता है। भाई कितना आनंद उठा रहा है भाई। और मन में सोचते क्या लगता है कि अब जबकि मुझे पता चल चुका है कि वो एक्सट्रीमली डेंजरस मिशन है तो आखिरकार कोई ऐसा कौन ऐसा बेवकूफ बंदा होगा जो उस मिशन को एक्सेप्ट करेगा, भले ही कितना भी अच्छा रिवॉर्ड क्यों ना मिले। ये एक ऐसी सोसाइटी है यहाँ पर सिर्फ वुमेन से डोमिनेट करती है और मेंस के पास कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं है। तो हम मेन को भी कुछ ना कुछ तो ऐसा सीखना ही होगा जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह सिस्टम से पूछने लगता है कि सबसे पहले हमें इस बारे में बात करना चाहिए कि आखिरकार हम किस तरीके से अपनी न्यू एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और तभी सिस्टम उसे पैनल दिखाई देती है और वहाँ पर कुछ स्किल्स की जानकारी उसको मिलने लगती है। उसमें से होता है एक मैजिकल आर्टिफैक्ट यूनिवर्स सन मून मिरर जो कि 1000 पॉइंट का होता है। और स्किल्स होती है कुछ इंट्रोडक्शन टू मेडिसिन, उसको किसी को भी रिकवर हील कर सकता है, उसके लिए तुम्हें 5000 पॉइंट्स लगेंगे। और सकिंग स्पिरिट आर्ट के लिए वो परमानेंट मिल जाएगी, वह तुम्हारा मिशन रिवॉर्ड रहेगा अगर तुम इसे एक्सेप्ट करते हो तो। और ये सारे के सारे जो आइटम्स है वो तो पॉइंट से खरीद सकते हो और एवरी वीक इसे रिफ्रेश कर दिया जाएगा। और पॉइंट किस तरीके से इकट्ठा करोगे तुम्हें मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे उसके लिए। और तुम्हारे पास करंटली अनलिमिटेड मिशन है, तुम्हें एम्प्रेस को कैप्चर करना, उसके दिल को अपने प्यार में डालना, ऐसा कह सकते हो ना। और तो और प्रिंसेस टाइपिंग को भी अपने प्यार में पड़वाना है और तुम जो चाहे वो चूज कर सकते हो। और तो और तुम्हें डेली मिशंस भी मिलेंगे
और तुमने एक हिडन मिशन को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। ये बात सुनने के बाद हमारे रोज से क्या लगता है, अच्छा अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम बस इतना चाहती हो कि मैं उस जो भी टाइपिंग प्रिंसेस है उसे अप्रोच करूं, तभी सिस्टम उसके गले पर अपनी उंगली मारती है और उससे कहने लगती है हमारी से तो मैं इसको ट्राई तो करना चाहिए। तुम इतनी जल्दी से कैसे हार मान गए? तुम्हें पता है कि जिस प्रिंसेस की मैं बात करने में लगा हुआ है एक लोली और बहुत ज्यादा क्यूट है भाई, तुझसे ज्यादा मतलब इस हमारे हीरो से ज्यादा तो ठड़क इस लौंडिया को चढ़ी हुई है। ये बात सुनने के बाद हमारे हीरो से क्या लगता है, नहीं भाई बहुत खतरनाक एरिया है, मैं नहीं जाएगा उधर। मैं पिछले लाइफ में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो मुझे एक बात जरूर समझ में आ गई है कि किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार कभी भी अपनी लाइफ को मत जीना। ये बात सत्य है भाई, सच बताना, सच आई मीन सत्य बचन है भाई, सत्य बचन। आप लोग भी मान के चलना ये बात। मुझे तो ये बात पता चल चुकी है कि आखिरकार शॉप क्या है, लेकिन आखिरकार मैं अफेक्शन लेवल डिटेक्टर का क्या करूं, कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसे। तभी उस सिस्टम उसे बताने लगती है कि तुम्हें इसका इस्तेमाल करने के लिए अपोजिट सेक्स वाले बंदे को टच करना है और तुम आसानी से उसे देख सकते हो, तुम इसको ट्राई कर सकते हो। तभी हमारे हीरो की नजर उसे गुब्बारों पर जाती है एम्प्रेस के, जो कि वाकई में बहुत बड़े होते हैं। दूसरी तरफ हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कि उस बात को लेकर गुस्सा थी और कह रही होती है कि जिस असस ने भी मुझे या फिर तुम्हें चोट पहुंचाने की दुस्साहस किया है वह जरूरी हमारे ही पैलेस में छुपी होगी। अब जबकि वो मुझे नहीं हरा सकती थी, इसलिए उन्होंने मेरे मर्द को हाथ लगाने की कोशिश की है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे पकड़ कर रहूंगी। भाई ये रिवर्स दुनिया है तो समझ जाओ यार। अब तभी जुनजियान उसका हाथ पकड़ता है एम्प्रेस का, उससे क्या लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मैजेस्टी, जो भी जिसने भी आपके बारे में बुरा सोचने की हिम्मत की है मैं उसे अपने हाथों के चंगुल से बचकर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही वे एम्प्रेस का हाथ पकड़ता है तो एम्प्रेस के सारा का सारा डेटा उसे पैनल पर दिख जाता है। इसके इंफॉर्मेशन के अनुसार इसका नाम वू मेई है और इसका अफेक्शन लेवल सिर्फ 30 पॉइंट्स है और इसकी जो डिफिकल्टी कैप्चर करने की इसके दिल को वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। और उसका आइडियल मेल टाइप क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड मेल जिनकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा हो और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो। ये देखने के बाद हमारे मन में सोचते क्या लगता है कि एम्प्रेस को मैं इतने समय से पटाने में लगा, इतने समय से नहीं, इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक इस्तेमाल कर ली, लेकिन अभी तक सिर्फ इससे मुझे 30 ही पॉइंट मिले हुए हैं। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। इस एम्प्रेस के हारम में तो कम से कम 3000 मेरे जैसे हैंडसम लौंडे हैं, तो आखिरकार मेरे जैसे एक छोटे से तुच्छ बंदे के पास इतना ज्यादा अफेक्शन कैसे दिखा सकती है जो कि अभी अभी इस पैलेस में एंटर हुआ है। ये बात तो माननी पड़ेगी। अब मुझे लगता है कि मुझे इसका आइडियल टाइप जल्द से जल्द बढ़ना होगा जिसकी इच्छा शक्ति ज्यादा होती है, और तभी उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और तभी वह जाकर उस एम्प्रेस को अपनी बाहों में भर लेता है और उससे कहने लगता है इस असैसिन के मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन है आप मुझ पर छोड़ सकते हो मैजेस्टी, यहाँ का मैटर आपको संभाल लेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये सुनने के बाद वो एम्प्रेस तो कभी फट जाती है और कभी शौक होती है और उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और उससे क्या लगती है क्या तुम चाहते हो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना। तभी हमारा हीरो उसको डायलॉग मारते उससे क्या लगता है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट वाली बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद थी, इसके कारण मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल चुका है। अगर आप योर मैजेस्टी अगर आप मुझे अपना गोल्डन टोकन दे दे और मुझे इस बात की परमिशन दे दे कि मैं फ्रीली बाहर जा सकूं और अंदर जा सकूं, तो मैं आपके लिए इस मैटर से रिलेटेड कोई ना कोई जानकारी जरूर इकट्ठी कर लूंगा। और दूसरों को लगता है मन में सोचते हुए कि ये बात तो सही है, आखिरकार मैंने आर्क मतलब डिटेक्टिव कोनन में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट जो किया था, मुझे छोटा डिटेक्टिव कोनन कहा जा सकता है। जिसको पता होगा इसके बारे में उसे समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वह एक डिटेक्टिव था बहुत एक्सपर्ट वाला, जिसने ये एनिमी देखा है कमेंट कर जरूर बताना तो उसके फैंस अभी भी मौजूद है या नहीं। ये बात सुनने के बाद एम्प्रेस थोड़ी सी घबराती है और उससे कहने लगती है क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस बात में मदद करूँ और इम्पीरियल गार्ड्स तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए एम्प्लॉय करूँ, डिप्लॉय करूँ, जो भी बात है। तभी हमारे रोज से कहने लगता है क्या तुम मुझे सच में ये सिखाना चाहते हो कि मुझे चीजें किस तरीके से करनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद एम्प्रेस से कहने लगती है मैं बस इस बात को लेकर चिंता में हूँ कि तुम अपने आप को किसी डेंजर में ना फंसा लो यार, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। तभी जुनजियान उससे क्या लगता है कोई बात नहीं, मैं जो भी मेथड का इस्तेमाल करूँ तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे डेंजरस थिंग्स बहुत ज्यादा पसंद है। आखिर आप जैसे एम्प्रेस की मदद करना ही मेरा कर्तव्य है और चाहे कुछ भी हो जाए इस बात को मैं कर ही रहूंगा। ये बात सुनने के बाद तो एम्प्रेस कभी पड़ जाती है, उसका चेहरा तो लाल पड़ जाता है और उससे कहने लगती है मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ऐसा कर सकते हो। भाई कितनी औसम है। तभी हमें टैलेंटेड वन के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुनजियान के साथ जबरदस्ती हो रही होती है और वही ट्विंस उसको जब वापस से उसके कमरे में आकर पकड़ लेती है। एक लड़की मतलब छोटी वाली लेफ्ट हैंड को पकड़ती है तो बड़ी वाली राइट हैंड को पकड़ती है। अब इसके साथ कांड होगा, चलो देखते कि आखिरकार क्या होने वाला है। और ये देखने के बाद जुनजियान जग जाता है, चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम दोनों आखिरकार मेरे साथ क्या करने की सोच रही है, वो भी इतनी रात को। वह दोनों के दोनों जो ट्विंस होती है उसका मुंह बंद करा देती है। देखने के बाद हमारे मन में सोचते लगता है ऐसा तो नहीं है कि ये लोग लास्ट टाइम मेरे साथ वह नहीं कर पाए थे तो अब करने के लिए आ गए हैं और रात को मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तभी यहाँ पर हमें एक नई लड़की की एंट्रीज को दिखाया जाता है जो कि कभी बवाल लग रही होती है और वो हमारे हीरो से कहने में लगी हुई थी कि तुम लीग लैंड के डिसेंडेंट होने के बाद भी उस बुरी इविल एम्प्रेस का तुमने मदद किया और उसे शील्ड किया, उसे प्रोटेक्ट किया। तुम तो ली फैमिली के नाम पर कलंक हो कलंक। और आज और इस वक्त में सारे के सारे ली फैमिली के जितने भी डिसेंडेंट है सभी को रिप्रेजेंट करती हूँ और तुम्हारे इस फैमिली से कलंक को मिटाती हूँ। और हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि चाकू लेकर कहाँ बैठी हुई होती है, मैं आपको बताता हूँ। ये लड़की जुनजियान के ऊपर बैठी हुई होती है और जिस पोजीशन में ये अभी बैठी हुई है भाई कितने लोग बौखला गए भाई, सही सच बताना कितने लोग बौखला गए भाई, सच बताना भाई, कमेंट करके जरूर बताना।
ये देखने के बाद जुनजियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके का प्लॉट चलने में लगा हो यहाँ पर। दूसरे में दिखाया जाता है कि लिंग वहाँ पर आ जाती है और उससे कहने लगती है तुम सभी के सभी वहीं पर रुक जाओ, तुम मेरे ब्रदर जुनजियान को बिल्कुल भी चोट मत पहुंचाना। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़की होती है वो कहाँ मानने वाली, वो तो चाकू लेकर सीधे पेलने पहुंच जाती है जुनजियान पर। जुनजियान बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है और उससे अब तो हो गया भाई इसका कांड, ऐसा लगता है इसको। और हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद की उसके उस नाइफ में से खून निकल रहा है और वहाँ पर खून टपकते हुए दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उस नाइफ को किसी और ने पकड़ लिया है और ये और कोई नहीं है बल्कि मिलिंग होती है। और हमें इस पीले मतलब येलो बालों वाली लड़की का नाम पता चलता है। इस लड़की का नाम होता है गोंगसन। और लिंग आकर उसके अटैक को रोक लेती है और गोंगसन से कहने लगती है कि जो मेरे ब्रदर जुनजियान है उन्होंने उस इविल एम्प्रेस का अटैक इसलिए रोका था ताकि वह मुझे वहां से भागने में मेरी मदद कर सके और मुझे प्रोटेक्ट कर सके। अगर हमारे ब्रदर जुनजियान ने ऐसा नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ पर जिंदा लौटकर नहीं आ पाती। ये बात सुनने के बाद तो गोंगसन होती है वो भी कभी सरप्राइज हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जुनजियान है वो एकदम से उठ जाता है और लिंग के पास जाता है और उससे लगता है ए लिंग जरा अपने आप को देखो तो जरा तुम्हारे हाथों से खून निकलने में लगा हुआ है। ये बात सुनने के बाद गोंगसन उससे कहने लगती है लिंग जो भी तुम कह रही हो क्या ये बात सच है। और लिंग उससे कहने लगती है कि मैं जब वहां से लौटी थी तो मैं उस समय बेहोश थी उस एम्प्रेस से बैटल करने के कारण, और जब मुझे होश आया तो तुम ऑलरेडी उस जगह को छोड़कर जा चुकी थी, तो उस समय पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस डिटेल के बारे में नहीं बता पाई। और तभी गोंगसन ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगती है कि भले ही ये बात सच है कि तुम कह रही हो कि इसने तुम्हारी मदद की है, लेकिन ये बात भी सच है कि ये अभी भी उस डिमोनिस के चक्कर में पड़ा हुआ है और उसकी चमचागिरी करने में लगा हुआ है। आखिरकार कैसे एक ली फैमिली का डिसेंडेंट जो कि रियल डिसेंडेंट है वो इस तरीके से कैसे कर सकता है और बिना किसी ऐसे ही मतलब टैलेंटेड बनकर टाइटल कैसे ले सकता है वो भी उस डिमोनिस से। तुमने तो वाकई में अपने एंसेस्टर के नाम पर कलंक का धब्बा लगा दिया है। दूसरे में दिखाया जाता है कि जो जुनजियान होता है वो लिंग के हाथों में चोट लगी होती है उस पर पट्टी बांधते हुए उससे कहने लगता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मैं अपने एंसेस्टर पर शेम न लाऊं, क्या मुझे वहाँ पर मर जाना चाहिए। तभी जो गोंगसन होती है वो उसे एक टोकन दिखाती है और उससे कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो तुम हमारी तांग रेवोल्यूशन आर्मी को ज्वाइन कर लो। हमारी जो एसोसिएशन है वो उस डिमोनिस को मारना चाहती है और हमारे उसे असैसिन करने में उसे मारने में हमारी मदद करो ताकि हम वापस से इस डायनेस्टी को अपने कब्जे में ला सके। ये बात सुनने के बाद हमारे उससे कहने लगता है क्या तुम जिस तांग राइवल एसोसिएशन के बारे में बात कर रही हो तुम उसकी चेयरपर्सन हो क्या। ये बात सुनने के बाद गोंगसन एकदम से डींगे आगे लगती है और पति कभी जोश में आ जाती है और उससे कह लगती है तुमने बिल्कुल सही कहा। उस समय पर मतलब पिछली डायनेस्टी के जो एम्परर थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेंगवान थे ना, उन्होंने मुझे ये दिया था तो उनके द्वारा दिए गए टास्क को मैं हमेशा याद रखूंगी, जो भी इंपोर्टेंट टास्क मुझे दिया है ताकि मैं वापस से ग्रेट टांग को रिवाइव कर सकूं। ये बात सुनने के बाद जो जुआनजिंग होता है उसका टोकन छुड़ाता है और उससे क्या लगता है क्या उस बंदे ने तुमसे कहा था कि तुम ग्रेट टांग को रिवाइव करो और या फिर तुमने मतलब उसने तुमसे यह कहा था कि तुम्हें जरूर से जरूर उस एम्प्रेस को असोसिएट करना है, उसे मारना है। ये बात सुनने के बाद जो गोंगसन होती है वो कहती है भाई साहब इतनी क्यूट लग रही है तो गुस्सा होते हुए क्या ही बोलूं अब। और वो उससे क्या लगती है उसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऐसा कहने की क्या जरूरत थी, अगर ये एम्प्रेस यहाँ पर नहीं मारी जाती है तो आखिरकार हमें उस टांग को ग्रेट टांग को कैसे रिवाइव कर सकते हैं भाई ये तो बताओ। तभी जुनजियान उससे क्या लगता है कि तुम इस बात को भूल रही हो कि इस समय पर जिसको तुम मारने जा रही हो वो में वह इस समय पर करंटली ग्रेड 1 मिलिटरिस्ट है और तुम जैसे चूजों से तो बिल्कुल भी नहीं मारी जा सकती। और भले ही तुम उसे मारने में कामयाब हो भी गई बाई चांस, लेकिन जब समय आएगा तो आखिरकार इस बात की कौन गारंटी देता है कि पूरी की पूरी जो कंट्री है वो मेरी ली फैमिली को लौटा दी जाएगी। ये बात सुनने के बाद उससे क्या लगती है यहाँ पर पूरी की पूरी ईस्टर्न टांग में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि मिस ली की काइंडनेस ही उसको याद नहीं करता, मिस नहीं करता उसे जो लीज की काइंडनेस थी। जब ये वू में डिमोनिस मर जाएगी तो इस बात को लेकर मैं पक्का श्योर हूँ कि वह हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। ये बात सुनने के बाद तो ली जुनजियान होता है यानी कि हमारा मेन हीरो, वह उससे क्या लगता है अगर तुम सच कह रही हो जिस काइंडनेस की तुम बात कर रही हो तो वह लोग कहाँ थे उस समय पर जब मेरी पूरी की पूरी ली फैमिली को एक्सटर्मिनेट किया गया था, मारा गया था। और मैं तुम्हें इस बात की गारंटी भी दे सकता हूँ कि अगर तुमने उस डिमोनिस यानी कि उस एम्प्रेस को यहाँ पर मार दिया तो यहाँ पर जितने भी लॉर्ड्स है वहाँ पर भब्बर मच जाएगा और सभी के सभी लोग आपस में लड़ने लगेंगे। आखिरकार हर कोई यहाँ पर रूल करना चाहता है और कोई भी यहाँ पर तुम्हारे इस टांग को रिवाइव करने में तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये बात सुनने के बाद वो लड़की भी एक बार को सोच में पड़ जाती है और घबराने लगती है और अचानक से रोना चालू कर देती है। भाई मतलब रोना चालू कर दिया, यहाँ पर वो एक एसोसिएशन की लीडर है भाई, चेयरपर्सन है और ये अचानक से रोना चालू कर दिया कि मजाक है। और उससे ये कहने लगती है अगर हम सच में उसे एसोसिएट नहीं कर सकते, उसे मार नहीं सकते तो अब हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा है। ये बात सुनने का जुनजियान उससे कहने लगता है मेरे पास एक चांस है लेकिन तुम्हारी मेथड का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद जो गुंगजियान होती है गोंगसन होती है वो उससे क्या लगती है कि सच में ऐसा कुछ है लेकिन कैसे। और मन में सोचते हुए हमारी रो क्या लगता है ये सारी की सारी जो लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल माइंडेड और बहुत ज्यादा हॉनेस्ट है। अगर मैं इन्हें सभी लड़कियों का अपना असिस्टेंट बना लूं तो ये मेरे मिशन कंप्लीट करने में फ्यूचर में मेरी मदद करेंगे। मुझे लगता है कि मुझे अपनी बुलशिटिंग वाली जो स्किल है उसका फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा और इन्हें दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर बॉस कौन है। और तभी भी अपनी छाती को चौड़ा करता है और उससे क्या लगता है जिस मेथड का मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह मेथड को मैं अभी इस्तेमाल करने वाला हूँ और वह है पैलेस के अंदर एंटर करना।
ये बात सुनने के बाद वह चारों को तो शौक हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और कह रहे थे क्या पैलेस के अंदर एंटर करना, लेकिन कैसे। और तभी जुनसन उससे लगता है कि सबसे पहले तो हमें उस एम्प्रेस वू मेई का ट्रस्ट को हासिल करना होगा और उनके सबसे ज्यादा फेवरेट कंसोर्ट के लोगों में से एक बीच में बनना होगा और उसका साथी बनना होगा उसका जीवन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पूरे के पूरे हारेम में अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना होगा और हमें बाद में ऐसा करना होगा फ्यूचर में जिसके कारण वू मेई के आसपास जितने भी लोग होंगे वो हमारे ही लोग होंगे। उसके बाद हम अपनी रैंक को पूरी की पूरी कोर्ट में बढ़ा लेंगे और बाद में उस एम्प्रेस वू मेई को इम्प्रेशन कर लेंगे, जाके मतलब कैद कर लेंगे और बाद में हम उसकी पावर का इस्तेमाल करके और वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें कंट्रोल कर पीछे से सबको अपने कंट्रोल में कर लेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा हम अपने ग्रेट टांग को वापस रिवाइव कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें बताया था एक बार हम उस एम्प्रेस को कैद करने के बाद उसे जेल में डाल देंगे, उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। और जितनी भी चारों लड़कियां ये प्लान सुनने के बाद कभी खुश हो जाती हैं और कहने लगती मन में सोचते हुए वैसे ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है और सोचने लगती है किस तरीके से उस एम्प्रेस को जेल में डाला जाएगा। और कहता है कि अगर मुझे इस प्लान को अचीव करना है, इस गोल को अचीव करना है तो सबसे पहले तो मुझे उस एम्प्रेस वू मेई का ट्रस्ट को हासिल करना होगा, इसलिए मैंने उस एम्प्रेस के लिए तुम्हारे अटैक को रोक दिया था। और तुम मुझे एक बात बताओ कि आखिरकार तुम्हारे इस टांग रिवोल्यूशन एसोसिएशन में कितने लोग हैं। ये बात सुनने के बाद गोक्सुन से बताने लगते कि हम चारों को छोड़कर टोटल मिलाकर 5 लोग हैं। ये बात सुनने के बाद जो जुनजियान होता है वो उससे लगता है कोई बात नहीं, सबसे पहले तो मुझे हारेम में तुम्हें सभी लोगों को इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठाना होगा। अगर हम अपनी इन्फ्लुएंस उस हारेम में बना लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ जैसा कि हम अपनी कॉन्क्यूबाइंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम मिशन सारे के सारे मिनियन को अपने अंडर में ला रहे हैं और ठीक उस एम्प्रेस के नाक के नीचे सारे के सारे कांड करेंगे हम लोग। तभी जो गोंगसुंग होती है वो टोकन उसे देती है और उससे कहती है मुझे माफ कर देना, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं तो उस समय पर बहुत ज्यादा सिंपल माइंडेड थी और मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। और आज से और इसी समय से ये टोकन मैं तुम्हें देती हूँ और अभी से और इसी समय से तुम हमारे इस टांग रिवाइवल एसोसिएशन के चेयरपर्सन हो। और वह चारों को चारों उसे घुटनों पर झुक जाते हैं और उसे ग्रीट करने लगते हैं, जो कि देखने में कतई उसकी याद आ गई ना। और कहने लगते कि हम तुम्हें अपना पूरा सपोर्ट देंगे ताकि तुम उस हारेम में अपनी रैंक को बढ़ा सकें और बाद में उस हारेम के मास्टर भी बन जाएं ताकि तुम उस एम्प्रेस वू मेई के इक्वल में खड़े हो सके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जुनजियान होता है वो डायमंड पैलेस में जाने लगता है, जिसको देखने के बाद क्या लगता है क्या ये तो डायमंड पैलेस है, ये जगह तो उस प्रिंसेस की है ना जिसका नाम टैपिंग का पैलेस है, टैपिंग प्रिंसेस है। इसका नाम भी बोलने में साला अजीब से लग रहा है मेरे को, टाइपिंग। भाई कुछ भी हो समझ जाना, आप प्रिंसेस नाम से समझ जाना, एक ही प्रिंसेस है यहाँ पर अभी तो। और कहने लगता है कि ये तो प्रिंसेस का पैलेस है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो जो पीछे लड़की उसे लाके आ रही होती है वो उसे धक्का देकर अंदर भेज देती है। और दूसरी तरफ हमें उस छोटी सी लोली सी प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि नहाने में लगी हुई होती है और उससे क्या लगती है आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, मैंने तुम्हारी काफी चर्चा सुनी हुई है, तुम जैसे इंटरेस्टिंग पर्सन से मिले हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, जो कि इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन एक हमारे इस हारेम में आया हुआ है। और जो प्रिंसेस होती है उस नहाने के बाद वहां से निकलती है और वह जब वह बाहर निकलती है तो अपने ऊपर से एक छोटा सा पतला सा कपड़ा निकालकर लपेट कर आती है जिसके आर पार सब कुछ दिखाई दे सकता है। हमारे व्यूअर्स तो भाई एक्सरे का इस्तेमाल कर रहे होंगे देखने के लिए पक्का। और भाई ये लोली में दम तो है, मानना तो पड़ेगा। और बाहर निकलते उससे क्या लगता है कि आखिरकार आप मुझे तुम्हारे साथ हमारे साथ मिलकर अब पहला ऐसा क्या गेम खेलना चाहिए। और मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता देती थी, जो भी हम यहाँ पर खेलने वाले हैं वो मुझे सेटिस्फिकेशन उससे पूरा मिलना चाहिए, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। भाई ये लोली तो कहीं बवाल के लिए आए भाई, इसमें तो मजा आ गया, ऐसी फायर्स लोली मजा आ गया करने जहर। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना होता है और वह स्विमिंग पूल पूरा का पूरा भाई बढ़िया से सुंदर से पिंक वाटर से भरा हुआ होता है। भाई वाटर तो खैर ब्लू ही होगा, कलर वलर मिला दिया होगा तो पता नहीं है उसका तो खैर। और उस पूरे स्विमिंग पूल में सिर्फ 2 ही लोग मौजूद हैं, पहली तो ये प्रिंसेस, दूसरा जी हमारा हीरो जुनजियान। और जब हमारा हीरो उस प्रिंसेस को बिना कपड़ों में मतलब इतने ज्यादा पतले कपड़ों में देखता है, उसका आर पार दिख रहा होता है सारे के सारा माल मटेरियल, इसको देखने के बाद वो प्रिंसेस से कह लगता है योर हाइनेस आखिरकार आप क्या कर रही हो, जैसा कि आप जानते हो कि मैं हमारे एम्प्रेस का हारेम का न्यू मेंबर हूँ और आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मैंने सही कहा। ये बात सुनने के बाद ये प्रिंसेस हमें बताती है और उससे कहने लगती है जुनजियान से कि मेरी तुम्हारी जो एम्प्रेस है वो तुम्हें टच कर सकती है लेकिन मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती। क्यों भाई, ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों, कौन टच होना चाहता है जल्दी बताना। और तभी भी अपने गार्ड्स को बाहर से बुलाती है और कहने लगती है कि इस लड़के के सारे कपड़े फाड़ दिए जाए अभी के अभी। भाई ये प्रिंसेस तो इसकी इज्जत लूट रही है भाई खुलेआम, भाई ये दुनिया कतई मजेदार है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 2 बड़ी बड़ी लड़कियां आ जाती हैं और उससे क्या लगती है यस योर मैजेस्टी, अभी हम इसकी फाड़ते हैं कपड़े, ज्यादा मत सोचना। ये सुनने के बाद हमारा हीरो भी कतई डर जाता है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है ये। और तभी जो लड़कियां होती है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करती है उसके कपड़े फाड़ने के लिए, और जैसे ही वो स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करती है तो जितने भी कपड़े पहने होता है जुनजियान सारे ऑटोमेटिकली उतर जाते हैं और उसे पीछे से धक्का दे दिया जाता है और धक्का देने के कारण वो डायरेक्टली वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। और जो लोली प्रिंसेस होती है वो ये सब देखने में लगी हुई होती है और जो जुनजियान होता है वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है और उससे क्या लगता है योर हाइनेस आप ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी हमें उस प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि अपने पैरों को उसके पास लाती है और उसे मुंह के साथ अपने पैरों के साथ खेलने लगती है। भाई इससे तो मुझे सिर्फ एक ही याद आती है,
सैडेस्ट वाली फीलिंग आती है, एसएम वाली। यहाँ पर इस लड़की को मतलब लोगों को टॉर्चर करना बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा कह सकते हो आप। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती कि मैंने सुना है कि तुम्हें यहाँ पर ओरल स्किल्स में तुम काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो। अब ये ओरल स्किल्स क्या है अभी तक इसे पता नहीं है, लेकिन क्या चीज है। अगर ऐसी बात है तुम मुझे एक डेमोन्स्ट्रेशन क्यों नहीं देते, मैं भी तो देखूं आखिरकार इसमें ऐसी क्या खास बात है। और जब ये लोली होती है ना, लोली हमारे हीरो के चेहरे के साथ इस तरीके से खेलने में लगी हुई होती है, तो हमारे हीरो को भी ट्रक कहाँ रोकने वाला भाई। वो भी एक ऐसी दुनिया से आया है, यहाँ पर वो कंट्रोल ना कर सकता है ऐसे जब सिचुएशन हो खासकर। और जैसे ही वो उसको छूता है तो वहाँ पर इसका जो डेटा होता है उसका सिस्टम के पैनल में सब कुछ दिख जाता है। और उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम वू पिंग है। भाई इसका नाम जो त्यान पिंग था वो पेलिस का नाम था, इस लड़की का नाम वू पिंग है। अब पता चलाएगा, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। और इसका अफेक्शन लेवल सिर्फ 10 है। और इसकी जो डिफिकल्टी है वो एक्सट्रीमली डेंजरस है। और इसका जो आइडियल मेल टाइप है वह मिस्टीरियस मेल्स है, जिनको वह बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकती आखिरकार ये सोच क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं। ये इसका मेल टाइप है। ये बात सुनने के बाद अपना जो हीरो होता है वो दिमाग की खिचड़ी पकाने लगता है, सोचने लगता है अच्छा तो अब समझ में आया, इसका जो आइडियल टाइप है वो मिस्टीरियस मेल्स है, जिसको ये बिल्कुल पता नहीं लगा सकी आखिरकार ये करना क्या चाहता है। लॉन्डो के बारे में ज्यादा कुछ ना पता लगा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जितना इसको सरप्राइज करता हूँ उतना ही ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। खैर इसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकता। और तभी वहाँ पर उसका सिस्टम मौजूद आ जाता है और कहने लगता है तो मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करना ही होगा। तभी जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर पेशेंस नहीं होता, तो वापस से हमारे हीरो के मुंह पर लात मारती है, मतलब उसे खिला रही होती है। अब कह सकते हो, अब समझ जाओ क्या फीलिंग है। और वो उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम क्या बड़बड़ाने में लगे हो यहाँ पर अकेले बैठकर। दूसरी तरफ हमारे मन में सोचते क्या लगता है कि आखिरकार मेरे पास जो उससे पूछता है सिस्टम से कि अगर मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए इस मिशन को अगर एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरी यहाँ पर एक कंडीशन है, तुम्हारे इस हिडन क्वेस्ट को एक्सेप्ट तो कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे 1000 पॉइंट देने पड़ेंगे, वो भी एडवांस में। क्या ये चलेगा तुमको? ये बात सुनने के बाद सिस्टम उससे कहने लगती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एडवांस में पॉइंट दे दूं? आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? ये बात सुनने के बाद जो जुनजान होता है वो उस प्रिंसेस से कहने लगता है प्रिंसेस आज मैं आपको एक बढ़िया सी चीज दिखाने वाला हूँ जो कि उस चीज से भी बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। और दूसरी तरफ वो सिस्टम से कहने में लगा होता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। खैर तुम्हें बस उससे मुझे इस बात का वादा करना होगा और जल्दी से मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे मेरे पॉइंट्स फटाफट से दे दो ताकि मैं इस मिशन को जल्दी जल्द एक्सेप्ट कर लूँ। ये बात सुनने के बाद वो जो सिस्टम होती है वो इस बात से एग्री हो जाती है और तभी उसे यूनिवर्स सन मून मिरर को बाय कर लेता है। और उस मिरर को निकालने के बाद वो उस प्रिंसेस को दे लगता है और उससे क्या लगता है कि ये छोटा सा प्रेजेंट मेरी तरफ से आपको दिया जाता है आपको रेस्पेक्ट करने के लिए। ये बात देख जैसे ही वो प्रिंसेस उस मिरर को देखती है तो वो कभी शौक हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार तुमने ये चीज कहाँ से हासिल की और ये तुम्हें कहाँ से मिल गई। और कहने लगती है ये तो मेरी मो फैमिली की मैजिकल आर्टिफिकेट है आखिरकार ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। और वो टोटली कंफ्यूज होती है और कहने लगती है आखिरकार तुम्हारे किस बॉडी पार्ट से ये आखिरकार निकल के आया ये मेरा मुझे तो समझ ना आया। तुम तो यहाँ पर नंगे खड़े हो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है और तुम मेरे सामने खड़े हो, तो ये आया तो आया कहाँ से? तुम्हारे हथियार से निकल के आया है क्या? ये बात सुनने के बाद हमारे हीरो भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी बढ़िया पोज मारता है। उससे क्या लगता है यह एक सीक्रेट है और एक आदमी का सीक्रेट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। एक मैन का जो सीक्रेट होता है वो मैन को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। इनकी भाषा की मतलब दूसरी दुनिया की ऐसी कहावत है कह सकते हो। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो वू पिंग का अफेक्शन लेवल होता है वो 10+ हो जाता है और वो कतई इसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और शर्माने लगती है लोली। इतना सब कुछ करने के बाद हमारे रोज तक लगता है कि मेरी जो एम्प्रेस है वो मुझे गलत फहमी में ना देख ले, तो मैं आपसे ये चाहता हूँ, परमिशन लेना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऐसे और भी तरीके हैं जिससे मैं आपको बढ़िया बढ़िया सरप्राइज दूंगा अगली बार। ये बात सुनने के बाद जो वू पिंग होती है वो भी इस बात से एग्री हो जाती है और वो अपने मेड को बुलाती है ताकि वो उसके कपड़े उसको लेकर आ जाए और उससे कहने लगती है कि तुम इसे बाहर फेंक दो, छोड़ाओ। तभी उसकी जो चमचियां होती हैं वो प्रिंसेस के पास आती है और उससे पूछने लगती है योर हाइनेस आप सच में इस बंदे को यहाँ से बिना कुछ किए इसके साथ छोड़ रही हो? तभी वू पिंग उसके जवाब में कहने लगती है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है हमें, ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। वैसे एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम उसके कपड़े बाहर निकालो ताकि तुम उसकी पूरी की पूरी बॉडी का चेकअप कर सको, क्या तुम्हें उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसा सस्पिशियस मिला जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं? ये बात सुनने के बाद उसकी जो चमची होती है वो उस प्रिंसेस वू पिंग के पास आती है और उससे कह लगती है मुझे उसके में एक बहुत बड़ी जानकारी हासिल हुई है जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेट थी और बहुत ज्यादा भयानक जानकारी है। और वो सारी डिटेल्स उस प्रिंसेस को दे देती है। और इस बात को सुनने के बाद जो प्रिंसेस वू पिंग होती है वो स्माइल मारने लगती है और उससे कह लगती है ये चीज तो वाकई में बहुत मजेदार है, चलो ये तो अच्छी बात है। और कह लगती है कि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फटाफट से जांग बू लांग के पास भेज दो। ये बात सुनने के बाद वो बंदा वाकई में बहुत ज्यादा खुश होगा। तभी नेक्स्ट सीन में हमें टैलेंटेड वन के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही होती है और दूसरी तरफ हमें प्रिंस उस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कि मजे उठा रही होती है किसी चीज का और चिल्ला कर कह रही होती है आराम से स्लोअर, आपको इतना ज्यादा तेज करने की जरूरत नहीं है। क्या चल रहा है पता नहीं, क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन इसके जो हार्मोन्स होते हैं ना ठरकियों वाले एक्टिवेट हो चुके हैं भाई। इसके अफेक्शन इसके हार्मोन्स भाई साहब नेक्स्ट लेवल है और इसकी आंखें इतनी ठरक से भरी हुई
हमारे व्यूअर्स तो कभी देख के ही पगला गए और कहने लगती है ये चीज तो वाकई में बहुत ज्यादा स्टिमुलेटिंग है, मुझे और ज्यादा इसे सहन नहीं कर पा रही मैं तो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो कुछ और ही सीन चलने में लगा हुआ है, क्योंकि जो हमारा जुन जुआन है वो इस समय पर इस एम्प्रेस की पैरों को दबाने में लगा हुआ है और उससे क्या लगता है योर मेजेस्टी आपकी जो किडनी से वो वाकई में बहुत ज्यादा मजबूत है, आपको तो बहुत ज्यादा स्टेमिना है वो करने के लिए, समझ रहे हो ना गाइस, वो करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेमिना है। और वो भाई अपनी सबसे ज्यादा स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगा हुआ होता है उसे मसाज देने के लिए। और क्या लगता है कि जो मूव का मैं अपने इस मूव का इस्तेमाल करने में लगा हुआ वह आपके सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्पॉट को जो किडनी से कनेक्टेड है वो उस चीज को ट्रिगर करता है और टारगेट करता है और आपको जो थकान है पूरी पूरी बॉडी की वह पूरी तरीके से मिटाने में सक्षम है। ये बात देखने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो उसकी तारीफ करती है और उससे कहने लगती है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम हो यार। और उसका चेहरा इस वक्त पूरी तरीके से लाल पड़ा हुआ होता है। आखिरकार तुमने इस तरीके के मूव्स को कहाँ से सीखा है, मुझे भी तो बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम ये टेक्निक सीख के कहाँ से आए हो। तभी जो दूसरी तरफ हमारा हीरो होता है वो मन में सोचते हुए अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है और उससे क्या लगता है कि जब मैं पास्ट लाइफ में मेरा जो निकनेम था वह जोया नेबरहुड्स का फुट मचाज का प्रिंस नाम से जाना जाया करते थे। वहाँ पर ऐसी कई लड़कियां थी जिनके मैं फुट मचाज दिया करता था और वो सभी की सभी मुझसे बहुत ज्यादा खुश भी थी, सिर्फ उसमें ही नहीं बाकी चीजों में भी। समझ गए ना गाइस कि क्या चल रहा है। और वो उस मूवमेंट को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से वहाँ पर अपनी पास्ट लाइफ में कितनी सारी लड़कियों के इसने मजे लिए हैं और कहने लगता है कि एक बार मैं अगर अपना इन लड़कियों पर अपना मूव इस्तेमाल करना चालू कर दूं ना तो जो सबसे ज्यादा कठोर लड़कियां होती हैं जिनके चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं होते वह लड़कियां भी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, दर्द नहीं खुशी के मारे और प्लेजर के मारे, भाई साहब समझ जाना क्या कहना चाहते हैं, उसके मारे चिल्लाना चालू कर देती है। इतनी ज्यादा सुपर टेक्निक है मेरी, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और यहाँ पर इतना ज्यादा कांड चल ही रहा होता है, इतना ज्यादा बढ़िया बवाल चल रहा होता है, तभी बाहर से गेट खुलता, दरवाजे से कोई चिल्लाते हुए लड़का आता है और उसे चिल्लाते हुए कहने लगता है यहाँ पर एक गद्दार है, गद्दार कमीना कहीं का, नल्ला कहीं का, स्कम कहीं का, जल्दी से हमारी एम्प्रेस से अपने हाथ दूर करो। और वो चिल्लाते हुए दरवाजे को खोलता जोड़ते। ये सुनने के बाद एम्प्रेस कभी सरप्राइज होती है और उससे लगती है वूलांग आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगी और इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो। तभी हमें वूलांग को दिखाया जाता है जो जाकर सीधे जुनसियान को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि जो बंदा है वो एक नंबर का गद्दार है जो कि टाइम रिविलर एसोसिएशन का चेयरपर्सन है और इस बात का इल्जाम लगाने लगता है जुजियान पर, आई मीन जुनजियान पर। और इसकी पॉकेट के अंदर देखो तो इस पॉकेट के अंदर ये गोल्डन टोकन है जो कि साफ साफ इस बात का सबूत है कि ये टांग रिवाइवल एसोसिएशन का चेयरपर्सन है। आप लोग खुद इसे देख सकते हैं और वो उस टोकन को बाहर निकलकर सभी को दिखा देता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पार्ट पसंद आया होगा। तो वैसे मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कोरियन सीरीज को एक्सप्लेन किया था। ये सीरीज जैसे कि आप सभी लोग इसका थंबनेल देख ही सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सीरीज़ है। और मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप इस सीरीज़ को अगर देखना चाहते हो ना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में आपको पिन भी कर दूंगा। और जो भी लोग यार कोरियन सीरीज इंटरेस्ट दिखाते हैं, कोरियन जो मानवा होती है ना उसमें इंटरेस्ट थोड़ा भी दिखाते हैं और वो पसंद है एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस बारे में, क्योंकि मैंने कोरियन सीरीज़ को एक्सप्लेन करने का ट्राई तो किया है। अरे यार आप अपना रिकमेंड मतलब अपना फीडबैक ज़रूर देना यार, प्लीज़ बताना ज़रूर इस बात को कि आपको कोरियन सीरीज़ पसंद आती है या नहीं आती है। उसका लिंक आपको फिर बता दूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन में तो मैं मतलब कमेंट सेक्शन में पिन तो कर ही दूंगा, तो आपको टॉप पर ही मिल जाएगा इसका लिंक। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाना है, क्लिक करना है और चैनल पर मतलब देख लेना है जो भी देखना चाहता है इस सीरीज को। भाई मजेदार सीरीज है मेरे हिसाब से। तो आप बताओ आपको कैसी लग रही है। और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सब लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड वीडियो को लाइक जरूर करना और कम से कम 1000 लाइक तो करवाई दो यार, प्लीज यार प्लीज। और आप अपनी राय जरूर बताना। और उन लोगों से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ जो लोग आकर ये कह जाते हैं कि इस सीरीज को कोई एक्सप्लेन कर चुका है, तो भाई ये भी बता दिया करो कि कहाँ एक्सप्लेन किया है और कब एक्सप्लेन किया है। भाई कई ऐसे लोग आते हैं और भाई मतलब 10 लोग कमेंट कर रहे हैं तो तुम्हें से एक बंदा जरूर बोलेगा कि भाई कोई कर चुका है। भाई 10 लोग बोल रहा है कि नेक्स्ट पार्ट डालो और एक बंदा आके बोल रहा है कि जो कोई और कर चुका है। तो भाई मेरे को समझ नहीं आता कि मुझे आगे का जो पार्ट है वो एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई इस बात को क्लियर करो यार पहले, सही बात होता तो, ताकि मुझे भी समझ में आए करना है कि नहीं करना है। तो चलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अगली बार से ऐसे बता दिया करोगे कि अगर एक्सप्लेन है तो कहाँ है और किस किस ने देख रखा है और किस किसने नहीं देख रखा है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस कोरियन सीरीज को देखोगे एक बार। जी भाई रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं है और लिंक आपको मिल ही जाएगी। तो आज के लिए इतना ही इस पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।